है जिसने 7 पीसेस ऑफ ट्रिपल एस ग्रेड के इक्विपमेंट को पहन रखा है। ये रिपोर्टर तो अपने एमसी के बारे में ही बात कर रही होती है, जहाँ फिर हमें अपने एमसी के पहने हुए वो सभी आइटम्स की डिटेल भी बताई जा रही होती है। नेक्स्ट मोमेंट अपने एमसी पे सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जो कि फिर अपने पास से कुछ निकालने की कोशिश करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इसने एक कार्ड को निकाला होता है, जिसे देखते हुए फिर अपना एमसी बताने लगता है कि मेरा नाम यान हांसुओ है और मैं इस साल 32 का हो जाऊंगा। जहाँ यान फिर हमें बताने लगता है कि ये वर्ल्ड जिसमें मैं रहता हूँ वो डेंजर, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से बड़ी हुई है, क्योंकि जिस साल मैं पैदा हुआ था तभी काफी ज्यादा स्ट्रेंज स्पेस टाइम गेट पूरे वर्ल्ड के अंदर अपेयर होना स्टार्ट हो गए थे। पहले तो लोगों ने इन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं दी, मगर तब सभी लोग इन गेट से डरने लगे जब इनमें से मॉन्स्टर निकलकर इंसानों पर अटैक करना स्टार्ट हो गए। मगर टाइम गुजरने के साथ इंसानों ने इनके साथ फाइट बैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां इन मॉन्स्टर को मारने के बाद उन्होंने इस बात को डिस्कवर किया कि हम इन्हें मारने के बाद इक्विपमेंट को हासिल कर सकते हैं जो कि हमारी स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकते हैं। सिर्फ यही एक वजह थी जिससे सारी ह्यूमैनिटी अभी भी इन मैजिक बीस्ट के अगेंस्ट खुद को होल्ड कर पाई है। जहां फिर यैन हमें बताने लगता है ये एक ऐसी वर्ल्ड है जिसके अंदर सिर्फ पैसे ही सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो तुम्हारा पोटेंशियल है, क्योंकि जो रैंक ऑफ इक्विपमेंट है वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, जहां लोएस्ट के अंदर एफ रैंक, ई रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक और ए रैंक है, और हाईएस्ट लेवल के अंदर एस रैंक, डबल एस रैंक और ट्रिपल एस रैंक है। मगर बात तो सिर्फ इतनी सिंपल है कि तुम एक हाई ग्रेड के इक्विपमेंट को तभी पहन पाओगे जब तुम्हारा पोटेंशियल हाई होगा, और ये पोटेंशियल हम पैसों और दूसरी चीजों से बाय नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा पोटेंशियल ई ग्रेड का है तो चाहे तुम जितने भी ज्यादा रिच क्यों ना हो, तुम अपनी पूरी लाइफ में ई ग्रेड से ज्यादा के इक्विपमेंट को नहीं पहन पाओगे। मगर अगर तो तुम्हारा पोटेंशियल एस ग्रेड का या उससे ज्यादा है तो चाहे तुम गरीब ही क्यों ना हो, मगर तुम्हें काउंटलेस एसोसिएशन और एकेडमीज रिक्रूट करने की कोशिश करेंगी और तुम्हें एलीट लोगों के साथ ट्रेन करेंगी। इसके साथ ही अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 5 साल की एज के अंदर इस बात को टेस्ट किया था और मुझे पता चला कि मेरा पोटेंशियल ट्रिपल एस लेवल का है, जहां हमें इस असेसमेंट सेरेमनी के अंदर यान अपने पोटेंशियल को मैयर करवाता हुआ दिख रहा होता है, जिसे देखते हुए यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। तभी यान हमें बताने लगता है कि उस मोमेंट के बाद मैंने अपनी चीट कोड लाइफ को स्टार्ट कर दिया और 8 साल की उम्र के अंदर मैंने एक ई लेवल के डंजन को क्लियर किया और इस पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ऐसा करने वाला एक अकेला पर्सन बन गया। इसके बाद मैंने 14 साल की उम्र में एक सी लेवल के डंजन को क्लियर किया था और फिर 18 की उम्र में मैंने एक बी लेवल डंजन को अकेले ही क्लियर कर दिया, और टाइम गुजरने के साथ साथ 25 साल की उम्र में मैं एक ऐसा पर्सन बन गया जिसने सबसे पहले ह्यूमन टीम को गैदर करते हुए एक एस लेवल के डंजन को क्लियर किया था। शायद ये सब कुछ इसी वजह से हुआ था कि मैं उसी साल पैदा हुआ जब ये सब कुछ अपेयर होना स्टार्ट हुआ था। सिर्फ इसी वजह से टाइम गुजरने के साथ साथ सभी लोगों ने मुझे ये कहना स्टार्ट कर दिया कि यही वो चोजन वन है जो कि सभी बीस्ट को इस दुनिया से पूरी तरह फिनिश कर देगा, और सभी लोग इस बात पर बिलीव करने लग गए कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो कि ह्यूमैनिटी को वापस इसके नॉर्मल वर्ल्ड में रिस्टोर कर देगा। नेक्स्ट मोमेंट सीन फिर वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यैन इस डंजन को खोलने के लिए अपने कार्ड को इसके सामने करता है और सभी लोगों को कहने लगता है कि बैटल के लिए तैयार हो जो, हम सभी अब इसके अंदर जाने वाले हैं। जिसके जवाब में इसके बाकी सभी टीम मेंबर कहने लगते हैं कि ठीक है, हम समझ गए। नेक्स्ट मोमेंट इस कार्ड से ये सभी चेंज नीचे की तरफ गिरती हैं, जहां फिर ये डिवाइन डायनासोर्स कॉर्प इस डंजन के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देती है, जहां यान हमें फिर ये बताने लगता है कि ये ट्रिपल एस लेवल का एबिस जिसका नाम इजल ऑफ साइज है, ये हमारा लास्ट चैलेंज था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। मगर मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मिशन मेरी पूरी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करके रख देगा। जहां फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, पीछे से कुछ मॉन्स्टर खड़े हुए इन सभी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर सीधा इनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां अपना एमसी इनको नोटिस करते हुए सामने एक नोटिफिकेशन को देखता है और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। नेक्स्ट मोमेंट वो अपनी सब स्पेस पॉकेट में से एक सोर्ड को बाहर निकालता है और अपनी तरफ आते हुए सभी मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट देता है। तभी इसकी टीम का एक और बंदा मॉन्स्टर को पीछे से आते हुए डिटेक्ट करता है, जहां फिर वो इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए इन्हें भी मार देता है। जहां फिर पीछे की तरफ से अचानक ही एक जाइंट और एक मॉन्स्टर का ग्रुप इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे इसके टीम मेंबर्स तो टर्न होते हुए देख लेते हैं। जहां यान भी इनकी तरफ काफी ज्यादा सीरियसली देखता है, जहां हमें इस जाइंट मॉन्स्टर की लुक भी दिख रही होती है जो कि काफी अजीब होता है। ये सभी मॉन्स्टर होर्ड तो फिर सीधा इनकी पार्टी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इसकी
की पार्टी में से एक बंदा अपने स्नेक को अटैक करने के लिए आगे की तरफ भेजता है, जहां फिर ये स्नेक जल्दी से आगे बढ़ते हुए इस जाइंट मॉन्स्टर के टांग के ऊपर बाइट कर लेता है, जिस वजह से इस जाइंट मॉन्स्टर की ये टांग पूरी तरह पैरालाइज हो जाती है और हमें एक नोटिफिकेशन में बताया जा रहा होता है कि टारगेट को पॉइजन कर दिया गया है। ये एक एडवांस पॉइजन है जिसका इफेक्ट ये है कि तुम्हारा वो बॉडी पार्ट उसी वक्त अपनी मोबिलिटी को लूज कर देगा। मगर नेक्स्ट मोमेंट इस स्नेक वाले बंदे के साथ खड़ा ये आर्चर अपनी बो को रेडी करता है और फिर अपने इस अटैक को चार्ज करते हुए सीधा सामने की तरफ छोड़ देता है, जहां फिर ये इसके एरोज 1 से 2 होते हैं और सीधा सामने वाले इस जाइंट मॉन्स्टर की आंख के अंदर जाकर लगते हैं, जिस वजह से यह मॉन्स्टर भी यहाँ पर चिल्लाने लगता है। मगर तभी ये साइथ वाला बंदा इस जाइंट मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और इसको कहता है कि आज चाहे तुम जितने भी ज्यादा बदसूरत क्यों ना हो, मगर मैं तुम्हें यहीं पर ही बिना सोचे मार डालूंगा। तभी इसको नोटिफिकेशन में बताया जाने लगता है कि एनिमी की हेल्थ 20% से कम है, जिस वजह से रीपर क्लास की पैसिव स्किल एक्टिवेट हो गई है जो कि 30% ज्यादा डैमेज देगी। इस नोटिफिकेशन के आते ही ये साइथ वाला बंदा तो सीधा इस जाइंट मॉन्स्टर के ऊपर जंप कर देता है। चैप्टर नंबर 2। तभी ये साइथ वाला बंदा सीधा इस जाइंट मॉन्स्टर पर स्लैश करता है और इसका सार इसकी बॉडी से अलहदा कर देता है, जहां इसका सार तो उड़ता हुआ आकर फिर जमीन पर गिरता है। तभी ये साइथ वाला बंदा इस मॉन्स्टर को अपनी बैक दिखाते हुए आगे बढ़ता है और एक स्माइल करने लगता है। मगर नेक्स्ट मोमेंट उस मॉन्स्टर की मुंडी तो सीधा इस साइथ वाले बंदे की तरफ देखती है, मगर तभी इस मॉन्स्टर की बाकी की बॉडी सीधा अपने फाइनल अटैक को रेडी करते हुए इस साइथ वाले बंदे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखते हुए तो ये बंदे की भी फाटकर 4 हो जाती है। जहां फिर ये साइथ वाला तो पीछे की तरफ टर्न होते हुए इसे डोज करने की कोशिश करता है, मगर तभी अपना एमसी इसके ऊपर अटैक करता है और एक सिंगल ही स्लैश के अंदर इस मॉन्स्टर की बॉडी को मिड एयर के अंदर ही 2 हिस्सों में काट देता है। तभी इस मॉन्स्टर की बॉडी जमीन पर आकर गिरती है, जहां फिर वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए इस साइथ वाले बंदे को कहने लगता है कि ये एक SSS लेवल का डंजन है, तो तुम्हें यहाँ पर इन सभी एनिमीज को ऑर्डिनरी लॉजिक से जज नहीं करना चाहिए, अपने माइंड को यहाँ पर फोकस रखो। जिसके जवाब में ये बंदा स्माइल करते हुए कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया। मगर तभी ये सारी पार्टी आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जहां अचानक ही ये पूरी जमीन शेक करने लग जाती है। तभी ये सभी लोग पीछे की तरफ टर्न होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक और मॉन्स्टर होर्ड जिसके अंदर काफी सारे जायंट्स भी हैं सीधा इनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें आते हुए यान देखता है और सोचने लगता है तो क्या ये डंजन एक स्वाम टाइप मॉन्स्टर्स का है जो कि अपने नंबर्स पर ही रिलाय करता है। और वैसे भी जो भी बंदा इस डंजन को चैलेंज करने के लिए आया था वो जिंदा वापस नहीं आया, जिस वजह से इस डंजन की इंफॉर्मेशन वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। जहां यान फिर पीछे की तरफ इस नन की ड्रेस पहनी हुई लड़की को देखता है और कहने लगता है कि सामो जल्दी से इनकी मूवमेंट्स को स्लो कर दो और इन्हें एक एरिया तक ही कन्फाइंड रखो। जिसे देखते ये लड़की कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट वो प्रेयर करने के लिए अपनी हाथ जोड़ती है और अपनी चैंटिंग को स्टार्ट कर देती है, जहां वो यही कह रही होती है कि ओ होली मदर अपनी आंखों को खोलो और इन पुअर क्रीचर्स को जो कि इन केव्स में हैं मर्सी को ग्रांट करो ताकि मैं इन्हें गाइड कर सकूं। जहां नेक्स्ट मोमेंट इस लड़की के एक्सप्रेशन तो पूरी तरह बदलते हैं, जो कि फिर अपना माल दिखाते हुए सीधा इनकी तरफ पॉइंट कर देती है। और अगर तो तुम लोग भी यहाँ पर उसी माल के बारे में सोच रहे हो तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो। मैं यहाँ पर इसकी गन्स की बात कर रहा हूँ भाई। जहाँ फिर सामो एक इवल स्माइल करते हुए इनको देखती है और इनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। तभी ये बुलेट सीधा जाकर इनको बचती हैं और इनके ऊपर एक अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। नेक्स्ट मोमेंट हमें पता चलता है कि इन बुलेट्स की वजह से इन सभी मॉन्स्टर पर चार्म इफेक्ट लग गया है, जहां फिर ये सभी मॉन्स्टर्स तो जायंट के ऊपर अटैक करना ही स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से इन सभी मॉन्स्टर्स की बैटल तो आपस में स्टार्ट हो जाती है। मगर तभी पीछे से यान आगे की तरफ बढ़ता है, जहां फिर वो अपनी सोर्ड को रेडी करते हुए रेनबो लोटस मूव को यूज करता है, जिस वजह से ये सारी जमीन शेक करना स्टार्ट होती है और आसपास के पत्थर सभी ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जहां तभी अपना एमसी इनके ऊपर एक स्लैश करता है और फिर एक दूसरा स्लैश करते हुए एक प्लस साइन को क्रिएट कर देता है, जिस वजह से ये सभी मॉन्स्टर्स एक ही बार में छोटे छोटे पीसेस में कट जाते हैं। मगर यहाँ पर यान तो यही कह रहा होता है कि अगर हमें इन्हें एक मर्सीफुल वे में मारना है तो हमें इन्हें एक ही बार में पूरी तरह फिनिश करना होगा ताकि ये पेन को ज्यादा सफर ना कर सके। जहां इसकी ये बात सुनते ही पीछे से ये साइथ वाला बंदा तो सोचने लगता है कि इस बंदे ने तो यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया और अभी भी ये इनके बारे में मर्सीफुल होने की बातें कर रहा है। जहां फिर यान इन सभी को कहने लगता है कि अब इस सभी एरिया को क्लियर करो। नेक्स्ट मोमेंट हमें सीन दिखता है कि इनके सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर यहाँ पर मारे गए होते हैं, जिनकी डेड बॉडीज इधर उधर हर जगह पर बिखरी हुई होती हैं। मगर तभी ये पार्टी आगे की तरफ बढ़ती है और इन्हें एक जॉइंट डोर नजर आता है, जहां इसको
देखते हुए ये सभी बिल्कुल इस डोर के पास पहुंचते हैं, मगर तभी यान सोचने लगता है कि अब हमें इस बॉस रूम को क्लियर करना होगा जिस तक पहले कोई भी इस डंजन में पहुंच नहीं पाया। मगर तभी यान सभी पार्टी मेंबर्स को कहने लगता है कि तुम सभी लोग बफ्स को अप्लाई करके अपने स्टैट्स को मैक्स आउट कर लो। तभी यान पीछे खड़े हुए इस बंदे जिसका नाम युआंची है को कहने लगता है कि मुझे डबल एस रैंक के क्रिटिकल पोशन चाहिए और इसके साथ साथ ट्रिपल एस ग्रेड के पावर कैप्सूल भी और 2 मेंटल फोकस पिल भी चाहिए, क्योंकि इन सभी आइटम्स का इफेक्ट वो 1 मिनट या उससे कम तक रहता है, तो हमें इसीलिए इस फाइट को ज्यादा जल्दी खत्म करना होगा। फिर वो इन सभी को कहने लगता है कि इस बैटल को ज्यादा लंबा खींचने से अवॉइड करो, जिसके जवाब में पीछे से युआंशी कहता है मैं समझ गया, और इन सभी पोशंस और पिल को आगे की तरफ अपने एमसी को देने लगता है। जहां तभी ये साइथ वाला बंदा अपने एमसी को एक पोशन देते हुए कहने लगता है कि कैप्टन ये एक न्यूली डेवलप्ड इनहेंसर है जो कि तुम्हारे सभी स्टैट्स को 20% बूस्ट कर देता है, जिसे लेते ही अपना एमसी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और फिर इस पोशन को भी पी लेता है। नेक्स्ट मोमेंट वो अपने फेस को साफ करते हुए सभी को कहने लगता है कि चाहे हम अब इसके अंदर फेल हो जाएं या सक्सीड, ये बात आने वाले कुछ मिनटों में हमें पता चल ही जाएगी। जहां वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए इस डोर को पुश करता है और बॉस रूम के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। जहां फिर अपना एमसी तो अकेला ही आगे की तरफ बढ़ते हुए इन सभी को कहने लगता है कि ये जगह तो बाकी सभी डंजन से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉस रूम में एंटर होने के बाद डेंजर के कोई साइन नजर नहीं आ रहे। जहां हमें पता चलता है कि इसके सभी टीममेट्स तो अभी इस बॉस रूम के अंदर एंटर ही नहीं हुए। मगर तभी यान पीछे की तरफ देखते हुए इन्हें पूछने लगता है कि आखिर तुम सभी लोग वहां पर क्या कर रहे हो। वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक प्रेशर फील होता है, जिस वजह से वो खून की उल्टी खांसते हुए सीधा अपने घुटनों पर ही आ जाता है। जहां फिर वो अपने हाथ को देखते हुए सोचने लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वो इस बात को नोटिस करते हुए सोचने लगता है कि क्या ये मेरे सभी क्लोथ्स बड़े होते जा रहे हैं। जहां फिर उसे पता चलता है कि नहीं, वो तो मैं हूं जो कि छोटा हो जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 3। तभी यान को नोटिफिकेशन आता है कि ये एक पैरालिसिस पॉइजन है, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी के सभी फंक्शंस 90% डाउन हो गए हैं। जहां फिर उसे काफी सारे वार्निंग साइंस आने लगते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा लेवल इन सभी एसएसएस रैंक के इक्विपमेंट को पहनने के लिए कम है। इस नोटिफिकेशन के आते ही वो सभी ट्रिपल एस लेवल के इक्विपमेंट अपने एमसी से उतरकर सामने की तरफ गिर जाते हैं। जहां तभी इसके टीममेट्स आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर यान तो बहुत ज्यादा गुस्से में पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि जरा रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। यहाँ पर इस बॉस रूम के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मगर इसके सभी टीममेट्स अचानक ही हंसना शुरू कर देते हैं, जिसको देखते हुए तो यहाँ पर यान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। मगर तभी सामो बिल्कुल यान के फेस के पास आते हुए कहने लगती है वाओ, ये तो वाकई वर्क कर गया, कैप्टन तो वाकई श्रिंक होना स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ ये बात सुनते ही यान काफी ज्यादा शौक होता है और सोचने लगता है तो क्या वो तुम लोग थे जिसने ये सब कुछ किया है। जहाँ ये साइथ वाला बंदा तो यान को कहने लगता है कि जो पोशन तुमने थोड़ी देर पहले पिया था वो कोई बफ पोशन नहीं था। जहाँ नेक्स्ट मोमेंट ये साइथ वाला बंदा एक इवल स्माइल करता है और यान को कहने लगता है कि ये पोशन तुम्हारी बॉडी को श्रिंक कर देता है। मगर यहाँ पर सामो तो अभी भी यान को देखते हुए कह रही होती है तुम तो अपनी किड फार्म के अंदर भी काफी ज्यादा हैंडसम हो। जहाँ फिर वो ये कहने लगता है कि ये सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कैप्टन। चाहे हम यहाँ पर इकट्ठे आपसे फाइट करने की कोशिश करें, मगर फिर भी आपके ट्रिपल एस ग्रेड इक्विपमेंट की वजह से ये बात कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि हम ही यहाँ पर जीतेंगे। तो इसकी बजाय हमने ये सोचा कि क्यों ना हम तुम्हारी बॉडी को ही यंगर बना दें, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी इन ट्रिपल एस ग्रेड के इक्विपमेंट को पहनने की रिक्वायरमेंट ही पूरी ना कर सकेंगी, जिसका रिजल्ट तो नेचुरली यही होगा कि ये सभी गियर्स खुद ब खुद तुम्हारी बॉडी से उतर जाएंगे। नेक्स्ट मोमेंट सामो एक नेकलेस को उठाते हुए यान को कहने लगती है कि कैप्टन, मैं इस पूरी टीम के अंदर अकेली ही ऐसी हूँ जिसके पास कोई ट्रिपल एस ग्रेड का इक्विपमेंट नहीं है, तो क्या मैं आपका ये नेकलेस ले सकती हूँ, आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। मगर पीछे से वो व्हाइट सूट वाला बंदा तो यान को कहने लगता है कि मेरी इस बेल्ट के ऊपर काफी देर से नजर थी, जिस वजह से मैं अपनी अल्टीमेट स्किल के टाइम को डबल कर सकता हूँ, तो मैं इस चीज को रखने वाला हूँ। जहाँ फिर इसकी पार्टी के सभी मेंबर्स यान के एक एक ट्रिपल एस ग्रेड के इक्विपमेंट को उठा लेते हैं। जहाँ ये साइथ वाला बंदा तो इस चीज को उठाते हुए कहने लगता है कि ये आई ऑफ द स्टार वाल्ट लो एचपी वाले एनिमीज के अगेंस्ट मेरे डैमेज को 50% ज्यादा कर देगा। ये तो मेरे लिए एक सोने की मुर्गी की तरह ही है। मगर यहाँ पर यान तो खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझे यहाँ पर धोखा क्यों दिया, तुम सभी लोग तो यहाँ पर मेरे टीममेट्स थे, तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। तभी ये साइथ वाला बंदा अपने एमसी के पास आके बैठता है और इसे कहने लगता है मैं आपको ये बात बताना तो चाहता था कैप्टन, मगर यानची ने मुझे इस बात पे
इंसिस्ट किया कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। जहाँ यानची तो पीछे अपने एमसी की लाइट सेबर सोर्ड को उठा रहा होता है, मगर तभी यान इससे पूछने लगता है कि युआनची जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये सब कुछ तुमने ही प्लान किया था? मगर आखिर तुम मुझे यहाँ पर बिट्रे क्यों कर रहे हो? जहाँ युआनची तो अभी भी इस सोर्ड की तरफ देख रहा होता है, तभी वो अपने एमसी को देखते हुए कहने लगता है कि एक ऐसा बंदा जो कि पहले से ही मरने वाला है, मुझे उससे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना। जहाँ नेक्स्ट मोमेंट ये सभी पार्टी के मेंबर यान को इस बॉस रूम के अंदर अकेला छोड़ते हुए चले जाते हैं। जहाँ ये सभी तो यान को यही कह रहे होते हैं कि कैप्टन अब आपसे नेक्स्ट लाइफ में ही मिलेंगे। जहाँ हमें फिर इस बॉस रूम के मिडिल के अंदर एक स्टैचू पे सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है, मगर यान तो यहाँ पर सोच रहा होता है कि 5 साल 8 साल यहाँ तक के 10 साल की मेरी वो सभी फ्रेंडशिप और तुम लोगों ने उसके बदले में मेरे साथ ये सब कुछ किया। जहाँ ये सोचते ही अपना एमसी फिर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। नेक्स्ट मोमेंट जो स्टैचूज साइड पे खड़े हुए होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और सीधा यान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाँ इनके सामने यान बड़ी मुश्किल से खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी इसके सामने खड़ा हुआ ये मॉन्स्टर का स्टैचू यान को एक ही अटैक में यहीं पर मार देता है। जहाँ यान के मरते ही अचानक ही उसे काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि प्लेयर को सीक्रेट हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है, जो कि सैक्रिफाइड फॉर द रेशियसनेस है। जहाँ इस क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट्स में से पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि अनकंडीशनली सभी टीममेट्स को सेफली रिट्रीट होना होगा, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि तुम्हें बॉस रूम के अंदर अकेला रहना है, और तीसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि तुम्हें मरने से पहले अपने सभी इक्विपमेंट को अपने टीममेट्स को देना होगा। तभी यान को एक और नोटिफिकेशन आता है कि अब सिस्टम तुम्हारे लिए रीबर्थ का अरेंज करेगा, जो कि सिर्फ एक ही बार इफेक्टिव हो सकता है। इन सभी नोटिफिकेशन के आते ही यान फिर अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखता है, जहां उसे ये गोडेस का स्टैचू ही दिख रहा होता है, जिसे देखते हुए फिर यान काफी ज्यादा शौक में सोचने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। जहाँ ये स्टेटस विंडो तो अभी भी अपने एमसी के सामने अपेयर हो रही होती है, जिसको देखते हुए फिर यान उठकर बैठता है। तभी वो सोचने लगता है कि सैक्रिफाइस फॉर द रेशियसनेस ये एक हिडन क्वेस्ट है, आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे नहीं पता यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, शायद ये सब मेरा लक था, मगर अब मैं यहाँ पर मरा नहीं हूँ। जहाँ फिर वो ये बात नोटिस करते हुए सोचने लगता है कि जरा एक सेकंड रुको, मगर मेरी बॉडी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रिटर्न क्यों नहीं हुई? जहाँ वो इस गोडेस के स्टैचू के अंदर ही अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है, तभी वो सोचता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर यान को एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे बताया जा रहा होता है कि ये सिस्टम ने तुम्हारी रीबर्थ 0 एरर्स के साथ तुम्हारे डेथ के टाइम पर सभी बॉडी के फंक्शंस और पार्ट को रेप्लिकेट करके की है, जिसके बारे में तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगा। यान तो इस नोटिफिकेशन को काफी ज्यादा सरप्राइज में देखता है, तभी वो बहुत ज्यादा सैड फील करते हुए सोचने लगता है कि इसका मतलब यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। इस हिडन क्वेस्ट के बारे में मेरे टीममेट्स को भी नहीं पता था, यानी कि उन्होंने मुझे वाकई बिट्रे किया। फिर यान सोचने लगता है कि मेरे श्रैंक होने का तो सिंपल रीजन यही है कि मैंने वो एक मिस्टीरियस पोशन को इस जगह में एंटर होने से पहले ड्रिंक किया था, तो इसका मतलब मेरी इस अपीयरेंस का सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सिस्टम ने तो मुझे उस फार्म के अंदर रिवाइव किया, जो कि उस पॉइजन पीने की वजह से श्रिंक हो गई थी। जहां फिर वो अपने आप को देखते हुए सोचने लगता है, अब मैं डेड से तो वापस आ गया हूँ, मगर आखिर अब यहाँ पर मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी बॉडी की एज वो 15 से 16 साल के दरमियान होगी, और पास्ट में तो इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ वो तो सी ग्रेड के लेवल पर थी। फिर चाहे मैं इस एज के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों न था, मगर मेरे उन सभी टीममेट्स को फेस करना जो कि SSS ग्रेड के इक्विपमेंट को पहन रखे हैं, अब तो एक ड्रीम की तरह ही होगा। जहां ये सोचते ही यान फिर थकान से बैठता है और एक सांस छोड़ता है। नेक्स्ट मोमेंट वो इस गॉडेस के स्टैचू के साथ लेटते हुए कहने लगता है कि लगता है कि अब मुझे इस चीज को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। जहां उसे फिर से एक नोटिफिकेशन आने लगता है, जिसकी तरफ यान काफी ज्यादा शौक में देखता है। जहां इस नोटिफिकेशन में बताया जाने लगता है, इस हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से तुम्हें रीबर्थ के साथ साथ एक और रिवार्ड भी मिला है, जो कि नो लेवल लिमिट सिस्टम है, जिसे तुम्हारे साथ बाउंड कर दिया गया है। जहां फिर इस सिस्टम के बारे में बताया जाने लगता है कि जैसे ये सिस्टम किसी एक प्लेयर के साथ बाउंड हो जाता है, तो वो प्लेयर किसी भी लेवल के इक्विपमेंट को पहन सकता है, फिर चाहे उसका लेवल जितना भी हो। जहां एक नोट में यह भी बताया जा रहा होता है कि ये सिस्टम नॉन ट्रांसफरेबल है और परमानेंटली होस्ट से बाउंड रहेगा। इस नोटिफिकेशन को देखते हुए यान काफी ज्यादा शौक में ही खड़ा होता है। चैप्टर नंबर 4, जहां यान को नोटिफिकेशन में फिर बताया जाने लगता है कि ये लिमिटलेस सिस्टम, जिसका पूरा नाम लिमिटलेस रिस्ट्रिक्शन इक्विपमेंट सिस्टम है, जो होस्ट इस सिस्टम को पोजेस करेगा वो किसी भी लेवल के इक्विपमेंट को एक्यूप कर सकता है, फिर चाहे उसका अपना लेवल जो भी हो। जहां यान तो इस नोटिफिकेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली देख
देख रहा होता है। नेक्स्ट मोमेंट इसे पढ़ने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, जहां वो यही कह रहा होता है कि क्या मैं रिस्ट्रिक्शन के बगैर किसी भी लेवल के इक्विपमेंट को इक्विप कर सकता हूं। तभी वो खुद को देखते हुए कहने लगता है, इसका मतलब तो मैं सी रैंक के ऑलमोस्ट इक्वल हूं, मगर मैं यहाँ पर बी रैंक या ए रैंक या इससे ऊपर वाले सभी रैंक्स के वेपन्स या आर्टिफैक्ट को भी पहन सकता हूँ। जहाँ ये बात सोचते हुए तो अभी भी यान को यकीन नहीं हो रहा होता, जिस वजह से वो सिस्टम से पूछते हुए इस बात की गारंटी लेता है कि क्या ये चीज वाकई में वर्क करेगी या नहीं। जहाँ ये सुनते ही सिस्टम भी थोड़ी देर के लिए चुप होता है, मगर तभी वो काफी ज्यादा अनाय होते हुए यान को कहने लगता है, भूल जाओ, अगर तुम्हें ये चीज नहीं चाहिए तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ। सिस्टम इतना कह ही रहा होता है, मगर तभी यान चिल्लाते हुए से कहने लगता है, नहीं नहीं रुको, मुझे ये चीज चाहिए, प्लीज ऐसा ना करना। जहाँ नेक्स्ट मोमेंट फिर यान को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाने लगता है कि होस्ट का अभी करंट लेवल सी है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पहले रिवार्ड को इशू कर दिया गया है और ये रिवार्ड कोई भी एक बी रैंक का वेपन होगा जो कि नॉन ट्रेडेबल होगा और परमानेंटली तुमसे बाउंड रहेगा। अब तुम अपने सामने आए हुए सभी वेपन्स में से इसको चूज कर सकते हो। जहाँ अचानक ही यान के सामने काफी सारी वेपन्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको देखते हुए यान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी वो एक शॉर्ट ब्लेड की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि क्या मुझे लाइट सेबर को अभी भी अपनी वेपन के तौर पर सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइट सेबर जैसी वेपन्स ऑफेंस के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती हैं और इनकी रेंज और डैमेज भी काफी अच्छा होता है। मगर अगर मैं यहाँ पर असैसिनेशन के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे लिए एक शॉर्ट ब्लेड भी अच्छी हो सकती है। जहाँ यान ये सोचते हुए फिर शॉर्ट ब्लेड की तरफ क्लिक करने ही वाला होता है, मगर तभी वो इसको रिजेक्ट करते हुए कहने लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं शॉर्ट रेंज वाली वेपन को तो बिल्कुल भी चूज नहीं करूंगा। मगर तभी वो एक ग्रेट सोर्ड वेपन को सिलेक्ट करते हुए सोचने लगता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी हो सकती है, चाहे ग्रेट सोर्ड की रेंज लाइट सेबर से कम ही क्यों ना हो, मगर फेटल स्ट्राइक और स्लैशिंग स्पीड के लिए ये वेपन्स काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। जहां ये सोचते ही यान फिर इस ग्रेट सोर्ड पे क्लिक कर देता है, तभी ये ग्रेट सोर्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जहां नोटिफिकेशन में यान को यह भी बताया जा रहा होता है कि तुमने एक ग्रेट सोर्ड टाइप वेपन को सिलेक्ट किया है और अब होस्ट के लिए एक बी रैंक ग्रेट सोर्ड जो कि स्टील रेडियंस एक्सटेंशन है उसे इशू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर तुम और हाई टायर वेपन को ऑब्टेन करना चाहते हो तो तुम्हें फॉलो अप मिशन को भी कंप्लीट करना होगा। जैसे ये वेपन फिर यान के सामने अपेयर होती है, यान इसको देखते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, मगर तभी यान इस वेपन को होल्ड करता है और इसके प्रेशर को फील करने लगता है। जहां फिर वो इसको देखते हुए सोचने लगता है कि ये चीज तो वाकई वर्क कर गई, इसका मतलब मैं इस लिमिटलेस सिस्टम से किसी भी टाइप की वेपन को इक्विप कर सकता हूँ, फिर मेरा लेवल चाहे जो भी हो। जहां यान फिर इस वेपन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, अभी के लिए मेरी फिजिकल एबिलिटीज वो अपनी पीक पर नहीं है, मगर इसके साथ तो मेरे पास एक चांस है कि मैं वो सब कुछ वापस ले सकूं जो कि मुझे बिलोंग करता था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाने लगता है। यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स इस डंजन गेट पर कुछ हलचल को फील करते हुए कहने लगते हैं कि जरा जल्दी उस तरफ देखो, ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक रिएक्शन हुआ है, जरूर वो वहाँ से वापस आने वाले होंगे। जहाँ फिर अचानक ही युवांशी इस डंजन से बाहर की तरफ स्टेप रखता है, जिसे देखते हुए सभी रिपोर्टर्स इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर तभी ये सामने वाली रिपोर्टर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। जहाँ हमें पता चलता है कि युवांशी और ये बाकी सभी लोग काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, जो कि यहाँ पर पिटने की एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, जिनको देखते हुए फिर सभी रिपोर्टर्स बड़ी जल्दी से अपने माइक को पकड़ते हुए आगे इनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी वो इससे पूछने लगते हैं कि क्या ये इजल ऑफ साइड डंजन फाइनली कॉन्कर हो गया है या नहीं, मगर ये तीनों तो यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि फाइनली हमारी परफॉर्मेंस शुरू होगी। जहाँ फिर युवांशी इन सभी को कहने लगता है कि हमें माफ कीजिए, मगर ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ वो इतना कह ही रहा होता है, तभी सामने से एक रिपोर्टर इससे पूछती है कि जरा रुको, तुम्हारा कैप्टन यान हांसुओ कहाँ पर है। जहाँ ये सुनते हुए सामो और ये साइथ वाला बंदा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मगर तभी युवांशी इन्हें बताने लगता है कि मुझे माफ करना, हम यहाँ पर बुरी तरह फेल हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद कोलेसल स्टैचूज की स्पीड वो बहुत ज्यादा तेज थी और उन्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सिर्फ इसीलिए हमारी पावर उन्हें रेजिस्ट करने के लिए काफी नहीं थी। मगर चाहे जो भी हो, हमने ये बात इमेजिन नहीं की थी कि हमारी फेलियर की डायरेक्ट काज वो एक्चुअली हमारे कैप्टन की वजह से होगी। जहाँ ये कहते हुए फिर युवांशी इन सभी रिपोर्टर्स की तरफ देखता है, जिसे सुनते हुए ये रिपोर्टर्स तो सभी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। मगर यहाँ पर युवांशी तो अपनी बात पूरी करते हुए इन्हें बताने लगता है कि शायद ये सब कुछ कैप्टन के अपने ऊपर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। वो रेकलेसली डेंजर की तरफ चार्ज करते हुए हमें पुश करने लगे। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो हमारी बात को सुनते हुए भी हमें इग्नोर करने लगे। जहाँ फिर ये तीनों पार्टी के मेंबर भी एक सांस छोड़ते हैं। तभी युवांशी अपने चश्मे को सीधा करते हुए बताने लगता है,
एंड में कैप्टन तो इस डंजन के डीपर एरिया के इतना अंदर चले गए कि वो वहां से जिंदा वापस नहीं आ सके। ये बात सुनते ही सभी रिपोर्टर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज में सामने देख रहे होते हैं। तभी ये साइथ वाला बंदा रोते हुए कहने लगता है कि ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, अगर मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी और ज्यादा होती तो मैं वहां पर एक तो और मॉन्स्टर को मार पाता, जिस वजह से शायद हम कैप्टन को भी बचा पाते। जहां हमें यह भी पता चलता है कि ये साइथ वाला बंदा तो खुद को ही चुटकी काटते हुए ये आंसू लाने की कोशिश कर रहा होता है। युवांशी की ये सभी बातें सुनते ही फिर ये सभी रिपोर्टर्स आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्या कैप्टन वाकई इस जैसे पर्सन थे। उनकी स्क्वाड की ये सभी सिचुएशन को देखने से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कैप्टन यान की वजह से ही हुआ था। आखिर ये कितनी पिटी की बात है, ये लोग तो इस फाइनल डंजन को भी कंकर करने से एक स्टेप दूर थे। जहां ये दूसरा रिपोर्टर उसे कहने लगता है कि कैप्टन यान जरूर इस जगह की वजह से कस्ड हो गए होंगे, सिर्फ इसीलिए उन्होंने बाकी सभी को भी ड्रैग डाउन कर दिया। जिसके जवाब में ये फ्रंट वाला रिपोर्टर कहने लगता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, नहीं तो ये मिशन कैसे फेल हो सकता था। इन रिपोर्टर्स की सभी बातें सुनते हुए सामो भी फिर एक सैड फेस बनाती है और कहने लगती है कि तुम लोगों को ये चीज नहीं कहनी चाहिए, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मगर शायद कैप्टन वहां पर अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहते थे और शायद वो ये भी प्रूव करना चाहते थे कि वो इस टीम के अंदर अकेले ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जहां सामो इतना कह रही होती है तभी युवांशी को चुप करवाते हुए कहने लगता है कि बात सब बहुत हुआ, तुम्हें अपनी ये फजूल बातों को बंद करना होगा, क्योंकि चाहे कैप्टन अब मारे ही क्यों ना गए हो मगर मैं उनके नाम को इस तरह खराब नहीं होने दे सकता। जहां सामो तो ये सुनते हुए अपने आंसू साफ करते हुए अंदर ही अंदर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर तभी युवांशी यान की इस लाइट सेबर को निकालते हुए कहने लगता है कि कैप्टन ने अपने फाइनल मोमेंट पर इस बात को रियलाइज कर लिया था कि वो वहां से अब एस्केप नहीं कर सकते, सिर्फ इसीलिए उन्होंने अपने सभी इक्विपमेंट हमारी तरफ फेंक दिए और हमें कहने लगे कि अब तुम लोगों को ही इस आग को जिंदा रखना होगा। ये बात सुनते ही सभी रिपोर्टर्स फिर बातें करने लगते हैं कि वो बंदा तो काफी ज्यादा हिपोक्रिटिकल था, जो कि एंड तक अपनी रेपुटेशन के बारे में ही सोचता रहा। अगर वो इतनी ज्यादा रेकलेसनेस ना करता तो शायद अभी यहाँ पर वो उस बॉस को भी डिफीट कर चुके होते। और वैसे भी अगर उसे स्पॉटलाइट में आने का इतना ही शौक था तो उसे इस बॉस को अकेले ही चैलेंज करना चाहिए था। आखिर वो फिर बाकी सभी को भी ड्रैग डाउन करने के लिए अपने साथ क्यों ले गया। जहां ये सभी बातें तो युवांशी खड़ा हुआ सुन रहा होता है, तभी वो अपने हाथ को अपने फेस पर रखते हुए एक इवल स्माइल करता है और सामने खड़े हुए सभी रिपोर्टर्स को कहने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इस बात पर गिव अप नहीं करूंगा। मैं कैप्टन की इस सोर्ड को यूज करते हुए दोबारा से इस इजल ऑफ साइड डंजन को चैलेंज करूंगा और इस बार मैं इस डंजन को जरूर कॉन्कर करूंगा और पर्सनली कैप्टन का रिवेंज लूंगा। जहां ये सुनते ही सभी रिपोर्टर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपना बेस्ट देना, हमें बिलीव है कि तुम इस डंजन को जरूर कॉन्कर कर लोगे। तुम्हें इन सभी बीस्ट को हमारे वर्ल्ड से पूरी तरह रिमूव करना होगा। तभी ये डिवाइन राइनोसोरस कॉर्प की टीम आगे की तरफ बढ़ने लगती है, मगर पीछे से खड़े हुए ये सभी लोग अभी भी इन सभी को चीयर्स कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखता है, अब इस डंजन के सामने कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता। तभी यान इस डंजन में से काफी ज्यादा गुस्से में बाहर निकलता है, जहां वो सोचने लगता है कि वो सभी लोग तो काफी ज्यादा शेमलेस थे। आखिर ये कितनी ज्यादा रिडिकुलस बात है, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि वो लोग चीजों को इतनी दूर तक ले जाएंगे, मगर आखिर वो सब कुछ कर क्यों रहे थे। क्या ये सब कुछ वाकई मेरे उन एसएसएस ग्रेड इक्विपमेंट के लिए था। इस बात को सोचते ही यान फिर काफी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और सोचता है कि चाहे अब जो भी हो जाए, उन सभी का ये बिहेवियर वो बहुत ही ज्यादा इंसेन था। वो सभी झूठे चेहरे और झूठे एक्सप्रेशन, वो लोग तो मेरी उस रेपुटेशन को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर गए जो कि मैंने इतने सालों में बनाई थी। जहां यान फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए सोचने लगता है कि मैं तुम सभी लोगों को अपने हाथों से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चैप्टर नंबर 5। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इनका सीन दिखाया जाने लगता है। यहाँ पर यान अपने हेयर को डाई करने के बाद वॉश कर रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है ये तो किस्मत की बात थी कि मेरे कपड़ों के अंदर कुछ पैसे मौजूद है, वरना मुझे आज की रात तो सड़कों पर सोकर गुजारनी पड़ती। इसके साथ साथ अब मैंने अपने हेयर कलर को भी ब्लैक डाई कर लिया है, क्योंकि मेरी बॉडी अब पहले से श्रिंक हो चुकी है, तो कोई भी मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पाएगा। और वैसे भी थोड़ा सा शांत होने के बाद मेरे थॉट्स पहले से कुछ बदल गए हैं, क्योंकि मुझे उन सभी लोगों से रिवेंज लेना है। मगर यहाँ पर रिवेंज से ज्यादा मुझे एक और चीज कंफ्यूज कर रही है कि आखिर उन लोगों ने मुझे बिट्रे क्यों किया। जहाँ यान फिर नीचे की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा सैड फील करता है और सोचने लगता है कि सभी के बिट्रेयल को एक साथ फेस करना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन सभी का ब्रेन वॉश एक साथ ही कर दिया हो। और ऐसा भी मुझे फील नहीं हो
रहा था कि वो किसी स्पेल के अंडर हो, तो फिर आखिर मुझे बिट्रे करने का रीजन क्या हो सकता है? क्या वो सब कुछ सिर्फ मेरे SSS ग्रेड के इक्विपमेंट की वजह से ही था? जहां फिर यान चलते हुए मेन रूम की तरफ बढ़ने लगता है, तभी टीवी के अंदर लगी हुई न्यूज में बताया जा रहा होता है कि द डिवाइन राइनोसोर्स कॉर्प, जो कि पिछले कुछ सालों से इनविंसिबल बने थे, वो एक्चुअली एक SSS ग्रेड के डंजन सोर्स ऑफ साई में डिफीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनके कैप्टन यान हांसुहो उस डंजन की डीप टेरिटरी में जाने की वजह से वहां पर मारे गए हैं। ये न्यूज सुनते ही फिर यान अपनी शर्ट को पहनता है, जहां फिर ये न्यूज रिपोर्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगती है, और अब कल हाई स्कूल के अंदर न्यू फ्रेशमैन सिलेक्शन टूर्नामेंट है। मैं इस बात को वंडर कर रही हूँ कि ये सिर्फ फेट है या कोई किसी तरह की अरेंजमेंट। और वैसे भी यान हांसुओ सबसे पहले सिलेक्शन टूर्नामेंट का टॉप पार्टिसिपेंट था। जहां पर यान तो फिर इस न्यूज को सुनते हुए सोचने लगता है कि अब फिर से यहाँ पर हाई स्कूल सिलेक्शन टूर्नामेंट होने वाला है। शायद मुझे उस जगह पर उन सवालों के जवाब मिल जाए जिन्हें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डिवाइन राइनोसोर्स कॉर्प के पहले भी इस स्कूल के साथ काफी सारे कोलैबोरेशंस हो चुके हैं। और वैसे भी मेरे पास चाहे ये लिमिटलेस सिस्टम ही क्यों ना हो, मगर फिर भी मेरा रिवेंज तो एक लॉन्ग टर्म क्वेस्ट ही हुआ। और वैसे भी सबसे पहले मुझे अपनी न्यू आइडेंटिटी के बारे में सोचना चाहिए। तभी यान अपने हाथ को देखते हुए सोचने लगता है कि चाहे मेरी बॉडी यहाँ पर स्मॉलर ही क्यों ना हो गई हो, मगर मेरा पोटेंशियल तो अभी भी SSS ग्रेड का ही होना चाहिए। और वैसे भी वो हाई स्कूल सिलेक्शन टूर्नामेंट नेचुरली ज्यादा पोटेंशियल वाले पर्सन को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, फिर चाहे लेवल उसका कम ही क्यों ना हो। और अगर मैं अपने इस हाई पोटेंशियल की वजह से हायर अप से कांटेक्ट कर पाया तो शायद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जहां ये सोचते हुए यान फिर से न्यूज की तरफ देखता है, जिसमें ये लड़की बताने लगती है कि अब सुबह होने वाले इस हाई स्कूल सिलेक्शन टूर्नामेंट के अंदर क्या फिर से एक जीनियस हमें मिल पाएगा या नहीं, ये चीज तो हमें देखने से ही पता चलेगी। जहां इस चीज को सुनते ही फिर यान काफी ज्यादा सीरियस होता है। तभी वो एक स्माइल करते हुए सोचने लगता है कि क्या मैं फिर से अपनी स्टूडेंट लाइफ की मैडनेस को एंजॉय करने वाला हूं। तभी यान विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि क्योंकि अब मैं इस एग्जाम के अंदर एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाला हूं, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी कुछ कर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट मोमेंट सीन शिफ्ट होता है एक डार्क एली के अंदर, जहां यान चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अपने पीछे कुछ गुंडों को नोटिस करते हुए सोचने लगता है कि मैंने कई सालों पहले इस जगह के बारे में सुना था कि ये जगह काफी ज्यादा इलीगल एक्टिविटी के अंदर इंगेज थी, और उन सभी इलीगल एक्टिविटी में से एक फेक आइडेंटिटी को क्रिएट करवाना भी थी। जहां यान तो इन सभी गुंडों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तभी वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हुए इसका डोर नॉक करता है, जहां सामने से एक बंदा बाहर निकलते हुए से कहने लगता है कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। मगर यान तो इसे कहने लगता है कि क्या तुम एक आइडेंटिटी कार्ड बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी दे सकता हूँ। ये बात सुनते ही सामने खड़ा हुआ बंदा यान को काफी ज्यादा कंफ्यूजन में ही देखता है और कहने लगता है कि एक बच्चा एक छोटे बच्चे को आखिर आइडेंटिटी की जरूरत कैसे पड़ सकती है। नेक्स्ट मोमेंट वह एक इवल स्माइल करता है और यान को कहने लगता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम किसी तरह के क्रिमिनल हो, या शायद तुम एक ऐसे ऑर्फन हो जिसे कोई भी नहीं चाहता। वो इतना कह ही रहा होता है, तभी बाकी सभी गुंडे भी यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें पीछे की तरफ देखते हुए यान फिर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी पीछे से ये येलो हेयर वाला बंदा यान को कहने लगता है कि यूजुअली हम लोगों को किडनैप करते हैं, मगर तुम तो यहाँ पर डायरेक्टली हमसे किडनैप होने के लिए खुद ही आ गए। जहाँ इसके साथ खड़ा हुआ ये दूसरा बंदा कहने लगता है, चाहे बॉयज लड़कियों की तरह उतनी अच्छी प्राइस पर नहीं बिकते, मगर तुम्हारी बिल्ड को देखते हुए हम तुम्हारे ऑर्गन्स को सेल करके काफी ज्यादा पैसे बना सकते हैं। ये सभी बातों को सुनते ही यान सोचने लगता है कि क्या ये सभी लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले बंदे हैं, मगर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें तो यही लिखा था कि ये सभी लोग बॉर्डरलाइन इलीगल एक्टिविटीज वाले बंदे हैं। मगर तभी येलो हेयर वाला अचानक ही यान के ऊपर चार्ज करते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह रहना होगा। मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें एनेस्थीसिया तो दे ही दूंगा। जहाँ यान तो इस बंदे को अपनी तरफ आते हुए नोटिस कर लेता है, तभी अचानक ही वो पीछे की तरफ टर्न होते हुए सीधा इस बंदे के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, जिस वजह से बंदा उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार में चिपक जाता है। इसको ऐसा देखते हुए सभी गुंडे काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जहां अचानक ही फिर यान अपने उस वेपन को समन करने लगता है, जिसको देखते हुए ये सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर अब ये सब कुछ क्या है, क्या ये बंदा एक डी रैंक का चैलेंजर है। मगर यान तो इस वेपन को समन करते ही पकड़ने लगता है और गुस्से में कहने लगता है कि आज के दिन तो मुझे कोई भी यहाँ पर सांस भी लेने नहीं दे रहा। जहाँ इस बी रैंक के वेपन को पकड़ते ही यान का सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर सभी गुंडे बहुत ज्यादा सरप्राइज में कहने लगते हैं कि आखिर अब ये सब कुछ क्या है और इसके पास अचानक ही एक वेपन कहां से आ गई। मगर
मगर तभी ये साथ वाला बंदा कहने लगता है कि इसकी ये वेपन तो यहाँ पर विजुअल इफेक्ट के साथ अचानक ही शो हुई, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बंदा बी रैंक पर है, मगर आखिर ये छोटा बच्चा बी रैंक पे कैसे हो सकता है, ये चीज तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मगर यान तो यहाँ पर अपनी वेपन को पकड़ते हुए इन सभी को कोडली कहने लगता है कि अपने टीममेट से डंजन के अंदर बिट्रेल होने के बाद एक ऐसी चीज को सुनना जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वो भी तब जब मैं अपने लिए एक आईडी कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर मेरे लिए ये सब कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही क्यों होता जा रहा है। नेक्स्ट मोमेंट यान अपने इस ग्रेट सोर्ड को अपने शोल्डर पे रखता है और अपने अंदर से काफी ज्यादा ओरा निकालते हुए इन्हें देखने लगता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन में ये भी बताया जाने लगता है कि तुमने सक्सेसफुली एक बी रैंक की क्रॉस लेवल वेपन को एक्विप कर लिया है। मगर तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम दिखाया जा रहा होता है जिसके अंदर ये डिवाइन डायनासोर स्कोप के बाकी सभी बंदे होते हैं। तभी सामो इन सभी को कहने लगती है कि मैंने इस चीज को चेक कर लिया है, इस जगह पर कोई भी रिपोर्टर या किसी तरह के हिडन कैमरा नहीं है। मगर तभी वो साइथ वाला बंदा इन सभी से पूछने लगता है कि अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। मगर युवांशी तो यहाँ पर रेडी होते हुए एक स्माइल करता है और कहने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे स्कूल की लीडरशिप से कॉल आया था, वो लोग इस बात पे होप कर रहे हैं कि हम सुबह हाई स्कूल सिलेक्शन टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी यान हॉन्सियो जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो मारा गया है। तो स्कूल को अर्जेंटली अपने मोरल को बूस्ट करने के लिए किसी स्ट्रॉन्गर पर्सन की जरूरत है। जहां नेक्स्ट मोमेंट युवांशी फिर इन सभी को कहने लगता है जब टाइम आएगा तो बस तुम लोगों को अपने एक्सप्रेशन मैनेज करने की जरूरत है, बाकी सब चीज तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। मगर तभी ये पर्पल हेयर वाला बंदा युवांशी से पूछने लगता है कि स्कूल का सिलेक्शन टूर्नामेंट तो कल होने वाला है, मगर आज तुम इतना ज्यादा फैंसी ड्रेसअप होकर कहाँ जा रहे हो। जहाँ ये बात सुनते हुए फिर युवांशी पीछे की तरफ टर्न होता है और बहुत ज्यादा कोडली से कहने लगता है आज मैं एक डेट पे जाने वाला हूँ। जहाँ सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर एक कमरे के अंदर यान की हमें एक फोटो दिख रही होती है जिसके अंदर उसके साथ एक लड़की भी होती है। तभी इस लड़की पे सीन शिफ्ट होता है जो कि सामने इस न्यूज को सुन रही होती है कि डिवाइन डायनासोर स्कोप के सभी टीम मेंबर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, कैप्टन यान हांसू हो उस ट्रिपल एस ग्रेड के डंजन के अंदर मारे गए हैं। ये न्यूज को सुनते ही ये लड़की रोने लगती है, जहाँ पर हमें इसका नाम भी पता चलता है। इसका नाम यूए लिंगटिंग है जो कि यान हांसू की फियांस है। चैप्टर नंबर 6। इस न्यूज को सुनते ही यूए उठती है और जाकर यान की फोटो को उठाती है, जहाँ वो इसको देखते हुए रोने लगती है। नेक्स्ट मोमेंट उसे अपने डोर ओपन होने की आवाज आती है जिसको देखते हुए यूए काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। तभी वो अपने डोर की तरफ भागते हुए जाती है और कहने लगती है कि क्या ये तुम हो यान। मगर अचानक एक बंदा आगे की तरफ स्टेप इन करता है जहाँ ये युवांशी ही होता है जो कि काफी ज्यादा कोल्डली इसको देख रहा होता है। यूए तो इसको देखते ही काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और इससे पूछने लगती है तो ये तुम हो, मगर आखिर तुम्हारे पास मेरे घर की चाबियां कहाँ से आई। जिसके जवाब में युवांशी से कहने लगता है कि ये चाबियां मुझे अंकल और आंटी ने दी थी, वो इस बात से काफी ज्यादा अफ्रेड थे कि शायद तुम हार्ट ब्रोकन होगी। जहाँ ये बात सुनते यूए पीछे की तरफ टर्न करती है और युवांशी को कहने लगती है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अभी कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेला रहना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मगर तभी अचानक ही युवांशी यूए के कंधे पर हाथ रखते हुए इसके पास पहुंचता है जिससे ये काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। तभी वो इस फोटो को ऊपर की तरफ उठाता है और इसे देखते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें उस बंदे के बारे में अब सोचना बंद करना होगा, वो कोई ऐसा वर्दी पर्सन नहीं था जिसे तुम अपनी लाइफ इंटरेस्ट कर सको। जिसे सुनते हुए यहाँ पर यूए काफी ज्यादा गुस्से होती है, मगर युवांशी तो यूए की तरफ देखते हुए फिर कहने लगता है कि उस दिन डंजन के अंदर उसने मेरी और अपनी सभी टीममेट्स की सेफ्टी को इग्नोर कर दिया और हमें बार बार डेंजर के अंदर ले जाता रहा। वो यान हांसू हो वो सिर्फ एक ऐसा बंदा था जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। जहाँ ये बात सुनते ही यूए युवांशी से इस फोटो को खींचती है और कहने लगती है कि ये बात इम्पॉसिबल है, मुझे तुम्हारे एक भी कहे हुए वर्ड पर बिलीव नहीं, क्योंकि यान उन लोगों में से नहीं है जो कि अपने टीममेट्स को धोखा देते हुए सेल्फिशली एक्ट करे। और वैसे भी तुम चाहे जो कुछ मर्जी सोचो, मगर मेरी आंखों के अंदर वो एक ऐसा पर्सन था जो कि अपने सामने आने वाली सभी सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह हैंडल करता था, फिर चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो। तभी यहाँ पर यान पे सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है जो कि अपनी इस ग्रेट सोर्ड को रेडी करते हुए इन सभी गुंडों से बैटल करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट मोमेंट वो इन्हें काफी ज्यादा सीरियसली देखते हुए कहने लगता है कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, अब मेरे पे तुम सभी लोग एक साथ अटैक करो। जहाँ ये सामने खड़े हुए गुंडे सीधा इस पर अटैक करते हुए कहने लगते हैं बच्चे तुम अपनी इस एरोगेंस की प्राइस को पे करोगे। जहाँ पीछे से भी कुछ गुंडे इस पर चार्ज कर रहे होते हैं और इनमें से एक बंदा तो यही कह रहा होता है कि तुम चाहे यहाँ पर ए या बी रैंक की कोई भी वेपन को ले आओ, मगर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत बुरी तरह पीटने वाला हूँ। मगर यान तो अपने स्टैंस में आते हुए फिर सोचने लगता है कि चाहे लाइट सेबर और एक ग्रेट सोर्ड
स्वॉर्ड एक डिफरेंट टाइप की वेपन ही क्यों ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्किल्स मैंने पहले सीखी थी वो इस जगह पर पूरी तरह यूजलेस हो। नेक्स्ट मोमेंट यान इन सभी के अटैक को नीचे होते हुए डॉज करता है और अपनी ड्रा ब्लेड स्लैश को यूज करने के लिए रेडी होता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये भी बताया जा रहा होता है कि यूजर अभी अपनी ड्रा ब्लेड स्लैश की मैक्सिमम रेंज को यूज करने वाला है, जो कि मैक्स बी रैंक की है। इस नोटिफिकेशन के आते ही यान फिर इन सभी पर एक स्लैश करता है, जहां इस स्लैश के फोर्स की वजह से सभी बंदे उड़कर पीछे की तरफ गिरने लगते हैं और इन सभी की वेपन्स भी दो हिस्सों में कट जाती हैं, जिसे देखते हुए ये बंदे भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। नेक्स्ट मोमेंट हमें इस एली का सीन दिखाया जाता है। ये सभी बंदे तो जमीन पर गिरे पड़े हुए होते हैं और यहाँ पर दर्द से चिल्ला ही रहे होते हैं। तभी इनमें से एक बंदा ऊपर उठते हुए यान को देखता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। जहाँ इस बात को सुनते ही यान फिर कहने लगता है, मैं तो सिर्फ एक नोबडी हूँ जो कि यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था। दूसरी तरफ इस चीज को देखते हुए ये फेक आइडेंटिटी बनाने वाला बंदा अपने डोर को बंद करने की कोशिश करता है, मगर अचानक ही यान यहाँ पर इस डोर को पकड़ लेता है, जिसको देखते हुए ये बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। मगर तभी यान इसको काफी ज्यादा गुस्से में देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम अब मेरे लिए एक आईडी कार्ड बनाने के लिए रेडी हो। तभी हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है और यहाँ पर युवे युवांशी से अपने हाथ छुड़वाते हुए से कहने लगती है कि मुझे तुम सभी से ज्यादा इस बात का पता है कि आखिर यान किस तरह का पर्सन था, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है यहाँ पर आकर मेरे बिजनेस में टांग अड़ाने का। मगर युवांशी तो ये बात सुनते एक इवल स्माइल करता है और इसे कहने लगता है कि नहीं, तुम गलत हो, मेरे पास राइट तो है, क्योंकि अंकल और आंटी मेरे उस प्रपोजल पर रेडी हो गए हैं और हमारी वेडिंग अब 1 मंथ बाद उसी स्केजुअल टाइम पर होगी। जिसे सुनते ही युवे काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और उसे एक झटका लगता है। दूसरी तरफ हमें ये आईडी कार्ड वाला बंदा दिखाया जा रहा होता है, जो कि एक फेक आईडी को पकड़ते हुए यान को देता है और कहने लगता है कि ये रही वो चीज जो कि आपने मुझे कहा था। जहां ये बात सुनते ही यान उससे पूछने लगता है कि तुम्हें मैं अब इसके लिए कितने पैसे दूं, मगर ये बंदा तो इसे कहने लगता है कि आखिर मैं अपने बिग ब्रदर से पैसे कैसे ले सकता हूं, मगर मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो पहले वो लोग लड़के और लड़कियों को किडनैप करने की बातें कर रहे थे वो सिर्फ एक मजाक था, उसे आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जहां यान तो ये बात सुनते ही उसे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे इस बारे में पता है। जहां ये बंदा तो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है, मगर यान तो इसे कहने लगता है कि चाहे तुम जैसे डी रैंक चैलेंजर्स के पास कितने भी गट्स क्यों ना हो, मगर तुम भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम को करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जहां यान तो फिर इसके पास आते हुए इसके कान में कहने लगता है कि इसका मतलब तुम जैसे लोगों को पीछे से कोई बॉस सपोर्ट कर रहा है, क्या मैंने ये बात सही गैस की। तभी यान फिर से अपनी इस ग्रेट सोर्ड को समन करता है और इसे कहने लगता है कि वैसे भी तुम जैसे स्मॉल फ्राई को तो इस बात के बारे में पता नहीं होगा कि आखिर वो बिग बॉस है कौन, मगर फिर भी जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो देनी ही चाहिए। जहां ये बंदा तो इस सोर्ड को देखते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, मगर नेक्स्ट मोमेंट यान इस बंदे की अच्छी खासी धुलाई करता है और इसके फोरहेड के ऊपर किसी मैसेज को लिखते हुए इसे यहाँ पर ही छोड़कर चला जाता है। जहां तभी हमें डान का सीन दिखाया जा रहा होता है। यान तो सूरज निकलता हुआ देखता है और कहने लगता है कि क्या इतनी जल्दी सुबह हो भी गई, मगर तभी वो अपने इस फेक आईडी कार्ड को देखते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इस बात को सोचूं तो ये मेरी पहली सुबह होगी, वो भी स्मॉल होने के बाद। तभी हमें यान के फेक आईडी कार्ड पे सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जहां इस कार्ड के ऊपर इसका फेक नाम जियाओ वुजिन है और बाकी सभी डिटेल तुम लोग खुद ही देख लो यार। चैप्टर नंबर 7 तभी हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जहां हमें स्कूल की सिलेक्शन सेरेमनी दिखाई जा रही होती है। यहाँ पर हमें काफी ज्यादा लंबी लाइनें दिख रही होती हैं। ये सभी लोग तो यहाँ पर इस सेरेमनी के अंदर साइन अप करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी हमें इस लाइन पर एक बंदे पे सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जो कि अपना पसीना साफ करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर साइन अप करते हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। पीछे ब्लैक शर्ट वाला बंदा इसे कहने लगता है कि यान हांसुओ की डेथ के बाद सभी लोगों के अंदर एक फायर क्रिएट हो गई है। यहाँ पर सभी लोग तो यही सोच रहे हैं कि वो ही नेक्स्ट यान हांसुओ बनेंगे। तभी हमें यान पर सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जो कि इस जगह पर ड्रिंक पीते हुए सोचने लगता है कि अच्छी बात तो यही थी कि मैं इस जगह पर साइन अप करने के लिए जल्दी पहुंच गया, सिर्फ इसीलिए मुझे यहाँ पर इतनी लंबी लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ यान फिर एक डंपलिंग खाते हुए सोचने लगता है कि वैसे भी अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे, और ऐसा तो है नहीं कि मेरे आज SSS रैंक पर टेस्टेड होने के बाद ही मुझे इमीडिएटली पैसे मिल जाए। तो क्या इसका मतलब मुझे आज रात सड़क पे ही सोकर गुजारनी पड़ेगी। मगर तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा मॉक करते हुए यही कह रहा होता है कि यान हांसुओ तो सिर्फ एक जोकर था, जो कि हमेशा खुद को शो ऑफ करने के बारे में ही सोचता था। तभी हमें इस बंदे की लुक भी दिखती है, जो कि स्मर्क करते हुए फिर यही कहने लगता है कि क्या तुमने उस न्यूज के अंदर सुना, वो लोग तो यही कह रहे थे कि
आज के इस कंपटीशन से एक और यान हांसुओ इमर्ज होगा। वो लोग पता नहीं आखिर क्या सोच रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से पहले भी काफी लोग मारे गए हैं। जहां इसके जवाब में पीछे खड़े हुए ये दोनों बंदे तो यही कहने लगते हैं कि हाँ बॉस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर तभी ये बंदा कहने लगता है कि सभी लोग तो यही कह रहे थे कि वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मगर ये सब कुछ तो इसके इक्विपमेंट की वजह से था। अगर मेरे पास भी एक SSS रैंक का फुल सेट होता तो मैं भी यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था। जहाँ ये सब कुछ तो यान अपने इस बान को खाते हुए सुन रहा होता है। जहाँ इस बंदे की बात सुनते हुए बाकी लोग भी फिर ये बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक यही कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो मगर तुम्हें SSS रैंक का पोटेंशियल चाहिए होगा SSS रैंक के इक्विपमेंट को वेयर करने के लिए। जिसके जवाब में ये सामने खड़ा हुआ टोपी वाला बंदा कहने लगता है कि उस बंदे को डिफेंड करना बंद करो जिसने अपने टीममेट्स को धोखा दिया था। जहां अचानक ही इन तीनों की बातें सुनते हुए फिर एक बंदा आगे स्टेप इन करता है। तभी हमें इस बंदे की लुक भी दिखती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में इन्हें कहने लगता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं तुम लोगों को उसके अगेंस्ट एक भी वर्ड और कहने नहीं दूंगा। वो हमारा एक हीरो था और मैं तुम्हें उसकी ऐसे ही इंसल्ट करने नहीं दे सकता। जहां ये बात सुनते हुए तो यान भी इसकी तरफ कंफ्यूजन में देखता है। जहां ये येलो हेयर वाला बंदा तो फिर कहने लगता है कि यान हांसुओ के आने से पहले सभी ह्यूमंस उन हाई लेवल फियर्स बीस्ट के अगेंस्ट डिफीट की वजह से रिट्रीट ही करते रहे थे। सिर्फ इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर स्पेस टाइम गेट के डर के अंदर ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे और ये सब कुछ सिर्फ उस बंदे के आने की वजह से ही चेंज हुआ था। जहाँ इस बंदे की बात सुनते ही फिर सभी लोग भी इसकी तरफ देखते हैं, मगर ये रेड हेयर वाला बंदा तो इसकी बात सुनते ही काफी ज्यादा अनाय होता है और गुस्से में इसे कहने लगता है तुम बास्टर्ड कहेंगे। मगर नेक्स्ट मोमेंट वो एक इवल स्माइल करता है। जहाँ फिर ये रेड हेयर वाला कहने लगता है कि ऑफ कोर्स वो हमारी ह्यूमैनिटी का हीरो ही था। वो डिवाइन राइनोसोरस कॉर्प के अंदर अकेला बंदा था जिसके पास SSS रैंक के इक्विपमेंट का पूरा सेट था और आखिर वो क्यों ही अपने टीममेट्स की सेफ्टी को इग्नोर किए बगैर एनिमी के डैन के अंदर इतना ज्यादा डीपर जाता गया। ये बात तो बिल्कुल साफ थी, वो खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझता था। जहां इस रेड हेयर वाले की बात सुनते ही फिर सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं इस तरह सोचूं तो वो एक ऐसा विलन था जो कि अपने टीममेट्स की वजह से ही उस जगह पर पहुंच पाया था और वैसे भी हमें उस जैसी इंडिविजुअल हीरोइज्म को डिस्कार्ड करने की जरूरत है। इन सभी बातों को सुनते हुए ये येलो हेयर वाला भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी ये रेड हेयर वाला बंदा इसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो वही यिंग सियाजुन हो, सिटी के ग्रेट हीरो और SSS रैंक हंटर यिंग वूवी का बेटा। जहां फिर ये रेड हेयर वाला बंदा सियाजिन को कहने लगता है कि ये बात तो काफी ज्यादा बुरी है, तुम्हारे डैड वो तो काफी स्ट्रॉन्ग थे मगर फिर भी उनका बेटा एक F रैंक का पीस ऑफ ट्रैश है। नेक्स्ट मोमेंट ये रेड हेयर वाला सियाजिन को एक करते हुए से कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाना होगा ताकि तुम एक हीरो बनने के इस सपने को छोड़ सको। जहां ये कहते ही फिर ये रेड हेयर वाला जोर जोर से हंसने लगता है। इस किक की वजह से सियाजिन पीछे की तरफ जोर से गिरता है। जहां पीछे खड़े हुए बंदे भी इसको कहने लगते हैं कि ये बंदा तो यही डिजर्व करता था। दूसरी तरफ यान भी इन सब चीजों को काफी ज्यादा सीरियसली देख रहा होता है, मगर तभी वो अपनी आंखें बंद करते हुए सोचने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और वैसे भी मेरी आइडेंटिटी को रिवील होने के अलावा भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड है, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर ये रेड हेयर वाला तो सियाचिन को कह रहा होता है तो क्या हुआ, तुम्हारे डैड एक SSS रैंक के ग्रेट हीरो हैं और इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फैमिली कितनी ही ज्यादा वेल्थी हो। ये फैक्ट तो हमेशा यही रहेगा कि तुम एक F रैंक के पोटेंशियल वाले पीस ऑफ ट्रैश हो। मगर सियाजन तो इस बात को सुनते हुए फिर उठने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा गुस्से से इसे कहने लगता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एक F रैंक का पीस ऑफ ट्रैश हूँ, मगर इस बात का मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ पर यान हांसुओ की इंसल्ट कर सको। जहाँ नेक्स्ट मोमेंट सियाजन तो अपनी F रैंक वेपन वुडन क्लब को उठाते हुए सीधा इस रेड हेयर वाले बंदे पर चार्ज कर देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने आइडल की इंसल्ट करने की वजह से माफ नहीं कर सकता। जहां दूसरी तरफ तो ये रेड हेयर वाला बंदा अपनी डी रैंक वेपन सिल्वर एक्स को निकालते हुए सियाजन पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम अपनी इस ब्रोकन F रैंक वेपन से यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें एक और अच्छा लेसन सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ सभी लोग इस डी रैंक वेपन को देखते हुए कहने लगते हैं कि ये बंदा तो एक डी रैंक चैलेंजर है। चाहे एक डी रैंक का पर्सन एडल्ट्स के लिए कॉमन हो सकता है, मगर डी रैंक को अपनी इस 15 की एज के अंदर अचीव करना ऐसा तो सिर्फ हजारों में से एक ही कर सकता है। जहां फिर अचानक ही इस रेड हेयर वाले बंदे को एक हिट लगती है। तभी हमें पता चलता है कि ये यान ही है जिसने अपनी किक इस बंदे के फेस पर मारी होती है। इसे देखते हुए तो सियाजिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी वो टर्न होते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूजन में यान की तरफ
देखता है, जहां अचानक ही सियाजिन को यान की ओल्ड व्हाइट हेयर वाली सेल्फी दिखती है। मगर तभी यान सियाजिन को कहने लगता है कि मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसीलिए बचाने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि तुम एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हो। मगर सियाजिन तो इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि थोड़ी देर के लिए ही, मगर मुझे इसे देखते हुए ऐसे लगा कि ये बंदा यान हांसुओ ही है। जहाँ फिर ये रेड हेयर वाला बंदा तो इस किक से खुद को रिकवर करते हुए उठकर बैठता है। पीछे से ये दूसरा बंदा तो रेड हेयर वाले से पूछ रहा होता है कि बिग ब्रदर क्या आप ठीक तो हैं? मगर ये रेड हेयर वाला तो काफी ज्यादा गुस्से में इसे कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, आखिर मुझ पर स्नीक अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जहां नेक्स्ट मोमेंट वो अपनी एक्स को सीधा यान की तरफ फेंकते हुए कहने लगता है कि अब तुम मरो यहाँ पर। इस एक्स को बढ़ते हुए देखने की वजह से सभी लोग भी फिर काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जरा देखकर ये चीज तो एक मैस क्रिएट कर सकती है। मगर यहाँ पर यान तो अचानक ही सियाजिन से इस वुडन क्लब को पकड़ते हुए कहने लगता है कि इसे मुझे दो। जहां फिर वो इस वुडन क्लब को किक करते हुए सीधा इस एक्स की तरफ फेंक देता है। जहां फिर इन दोनों की आपस में कोलिजन की वजह से ये एक्स जमीन पर गिर जाती है। मगर यहाँ पर यान तो सियाजिन को कह रहा होता है कि एक लो लेवल वेपन से तुम एक हाई लेवल वेपन को कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे। मगर तुम्हारा करेज तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी चीज थी, फिर भी इस बंदे पर माइंडलेसली अटैक करना ये एक वाइज मूव नहीं था। जहां यान फिर इस रेड हेयर वाले बंदे की तरफ देखता है और कहने लगता है और तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। तभी यान इस गिरी हुई एक्स को उठाता है और कहने लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर चैलेंजर्स हर चीज से सुपीरियर नहीं है और तुम लोगों को सिविलियंस और उन पीपल्स को जो तुमसे नीचे हो अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि यही वो सभी लोग हैं जो कि सोसाइटी को क्रिएट करने की फाउंडेशन है। जहां ये कहते यान इस वेपन को उठाते हुए सीधा इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही पीछे खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज में कहने लगते हैं कि इस बंदे ने भी यहाँ पर डी रैंक वेपन को उठा लिया, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तो एक और डी रैंक चैलेंजर है। मगर यहाँ पर यान तो इस बंदे पर स्लैश करते हुए काफी ज्यादा कोडली से कहने लगता है कि यान हांसुओ के मैटर को साइड रखते हुए अपने हाई लेवल चैलेंजर के स्टेटस को यूज करके दूसरों को तंग करना, यही एक रीजन मेरे लिए काफी है ताकि मैं तुम्हें एक लेसन सिखा सकूं। मगर नेक्स्ट मोमेंट एक बंदा आकर यान का हाथ पकड़ लेता है, जहां ये सूट बूट वाला ब्लू हेयर का बंदा फिर यान को कहने लगता है कि बस अब बहुत हुआ और वैसे भी वायलेंस को वायलेंस के साथ फाइट करना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। जहां ये सब कुछ देखते हुए तो फिर यान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी ये ब्लू हेयर वाला बंदा यान को कहने लगता है कि इसे एक लेसन सिखाने तक तो ठीक है, मगर अगर तुम इसके साथ फाइट करते रहे तो इस बात का रिस्क बढ़ जाएगा कि ये बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता है। जहां पीछे खड़े हुए सभी लोग इस ब्लू हेयर वाले बंदे को देखते हैं और कहने लगते हैं ये तो एक एस रैंक चैलेंजर इंस्ट्रक्टर है, इसका नाम क्वीन गांशु है। तभी इंस्ट्रक्टर क्वीन यान से पूछने लगता है कि तुम तो एक डी रैंक के वेपन को उठा सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर पीछे ये रेड हेयर वाले बंदे को इसके दोनों साथी उठाकर लेकर जा रहे होते हैं, जो कि यान को यही कह रहा होता है कि बस अब तुम मेरा वेट करो। मगर तभी यान इंस्ट्रक्टर क्वीन को कहता है कि मेरा नाम यान हांसुओ है, जिसको सुनते हुए इंस्ट्रक्टर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। मगर नेक्स्ट मोमेंट यान अपनी तरफ पॉइंट करते हुए फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कहने लगता है कि नहीं नहीं, मेरा नाम शियाओ वुजिन है। ये सुनते ही इंस्ट्रक्टर क्वीन यहाँ से जाता है और कहने लगता है कि शियाओ वुजिन, मैं तुम्हें यहाँ पर याद रखूंगा। जहाँ फिर यान तो इस इंस्ट्रक्टर को जाते हुए देखता है, तभी वो सोचने लगता है कि लाइफ तो वाकई काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, आखिर किसने सोचा था कि मेरा ही स्टूडेंट मुझे आकर लेक्चर देके चला जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर क्वीन तो जाते हुए कह रहा होता है कि आज तो यहाँ पर काफी सारे लोग आ गए हैं, लगता है आज का दिन काफी ज्यादा बिजी होने वाला है। चैप्टर नंबर 8। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखता है। यहाँ पर अब ये सिलेक्शन सेरेमनी स्टार्ट हो गई होती है। तभी एक बंदा स्टेज पर आते हुए अनाउंस करने लगता है कि सभी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। इस साल के फ्रेशमैन कॉम्पिटिटर्स ने पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि इस साल 4338 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। और इस साल के इस कंपटीशन को फेयर रखने के लिए जो पोटेंशियल असेसमेंट ऑर्डर होगा वो तुम्हारे सरनेम के अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए किया जाएगा। ये बात सुनते ही यान काफी ज्यादा सरप्राइज में कहने लगता है कि क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका मतलब मेरा सरनेम तो शियाओ है जो कि एक्स से स्टार्ट होगा, यानी कि मेरी बारी तो काफी ज्यादा लास्ट में आने वाली है। जहां ये बात सुनते हुए सियाजिन भी फिर यान को कहने लगता है कि मेरा सरनेम भी वांग है जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मेरी सिचुएशन भी तुमसे कोई अच्छी नहीं है। फिर नेक्स्ट मोमेंट वो स्टेज पे खड़ा हुआ बंदा अनाउंस करता है कि इस पोटेंशियल असेसमेंट को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स के करेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। सिर्फ इसी वजह से हमने कुछ स्पेशल गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया है। जहाँ उसकी अनाउंस करते ही अचानक ही एक बंदा यान के पीछे से अपेयर
अपेयर होता है और इसे कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा रास्ता दे सकते हो। जहाँ ये सुनते ही यान पीछे की तरफ टर्न होते हुए इसे कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मगर जैसे यान इसे देखता है ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी लोग डिवाइन डायनासोर कॉर्प के ही हैं, जिसे यहाँ पर स्कूल ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया होता है। इन सभी को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज में कहने लगते हैं कि ये लोग तो वही डिवाइन डायनासोर कॉर्प से बिलोंग करते हैं, मगर ये लोग तो उस डंजन की काफी ज्यादा बुरी डिफीट को सफर कर रहे हैं, मगर फिर भी हमें यहाँ पर चेयर करने के लिए ये लोग यहाँ आ गए। ये सब कुछ तो इनके लिए काफी ज्यादा हार्श होगा। जहाँ यहाँ तो इन सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है, मगर सियाजिन तो इनको देखते हुए कहने लगता है कि इनका ओरा तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो ये होता है एक टॉप टायर चैलेंजर का ओरा। जहाँ स्टेज पर पहुंचने के बाद युवांशी फिर इस बंदे से माइक लेता है। तभी वो सभी को कहने लगता है कि स्टूडेंट्स, मैं युवांशी हूँ और अभी के लिए मैं डिवाइन डायनो कॉर्प्स का एक्टिंग कैप्टन हूँ, और मैं इस बात के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर आकर मिल पाया। और मुझे इस बात पर बिलीव है कि तुम सभी ने हमारे कुछ दिन पहले होने वाले इनकाउंटर के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे कैप्टन के वेरियस एक्शन की वजह से इस टीम के मेंबर्स को जो डैमेज हुआ है वो भी आपने सुना ही होगा। मगर मैं फिर भी होप करता हूँ कि आप सभी लोग कैप्टन यान हांसुओ को एक रोल मॉडल की तरह ही समझेंगे, और मैं तुम लोगों से इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम सभी लोग कैप्टन की उस की हुई मिस्टेक को बर्दाश्त करोगे। मगर मैं तुम सभी लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, और हम किसी पर्सन की एक सिंगल मिस्टेक की वजह से उसे पूरी तरह निगेट नहीं कर सकते। जहाँ ये सब कुछ तो यान काफी ज्यादा सीरियसली सुन रहा होता है, मगर सियाजिन तो इन वर्ड्स को सुनते ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कहने लगता है कि मुझे इन वर्ड्स के पीछे एक हिडन मीनिंग लग रहा है। मगर तभी युवांशी सभी लोगों को कहने लगता है कि उस जगह पर हमारी डंजन की फेलियर की वजह कैप्टन नहीं थे, और ना ही वो इतने ज्यादा एरोगेंट पर्सन थे। वो तो हमारी ह्यूमैनिटी के एक हीरो थे, एक ऐसे हीरो जो कि फियर्स बीस्ट के अगेंस्ट फाइटिंग में मारे गए। ये बात सुनते ही सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अपने कैप्टन के बिट्रेयल के बाद भी ये बंदा उन्हें ब्लेम नहीं कर पा रहा। मैं जितना उस बंदे के बारे में सुन रहा हूँ, मुझे उतना ही उस पर गुस्सा आ रहा है कि आखिर अपने इस जैसे टीममेट्स को उसने इतनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में कैसे डाल दिया। मगर यहाँ पर युवांशी तो सामने सभी की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि अब मैं तुम सभी लोगों के नेक्स्ट मूव को देखूंगा, और मैं होप करता हूँ कि तुम में से कोई ऐसा हो जो कि अपनी स्ट्रेंथ से कैप्टन को भी सरपास कर दे, जो कि इन फियर्स बीस्ट को कंप्लीटली डिफीट करने के लिए हमें लीड करेगा। जहाँ इतना कहते ही पीछे खड़ा हुआ बंदा माइक में कहने लगता है कि इसी के साथ ही अब असेसमेंट कंपटीशन स्टार्ट होता है। सामने खड़े हुए सभी स्टूडेंट भी इसकी बात सुनते ही काफी ज्यादा फायर अप हो जाते हैं और चिल्लाते हुए ये कहने लगते हैं कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मोमेंट हमें कुछ लोगों की असेसमेंट होती हुई दिखने लगती है, जहां वो एक मशीन पर हाथ रखते हैं जिसमें यही बताया जा रहा होता है कि इस बंदे का पोटेंशियल एफ रैंक डिटेक्ट हुआ है और इसका करंट लेवल अभी एफ रैंक है, जहां दूसरे बंदे का पोटेंशियल ई रैंक डिटेक्ट होता है और इसका करंट लेवल एफ रैंक है। जिसे देखते हुए तो ये बंदा फिर यहाँ पर रोने ही लगता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सियाजिन तो इनको देखते हुए कहने लगता है कि ये तो ऑलमोस्ट 100% था, जो कि यहाँ पर या तो ई रैंक पे है या तो एफ रैंक पर, तो इसका मतलब इतनी ज्यादा चेयरिंग से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाँ फिर सियाजिन कहने लगता है कि एटलीस्ट मुझे एक डी रैंक तो मिलना ही चाहिए। मगर तभी यान सियाजिन से पूछने लगता है कि पहले के टाइम में जहाँ तक मुझे याद है पोटेंशियल को डिटेक्ट करने की एज 4 से 5 साल के दरमियान थी, मगर अब यहाँ पर पोटेंशियल को डिटेक्ट सिर्फ 15 साल का होने के बाद ही क्यों किया जाता है। जहाँ ये बात सुनते सियाजिन उसे कहने लगता है कि ये तो काफी देर पहले की बात है। तभी वो बताने लगता है कि आजकल के दौर में जहाँ पोटेंशियल को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है और इस चीज के बारे में जितना हम केयर करते हैं उतना ही हमारे पेरेंट्स भी केयर करते हैं, मगर आखिर इस जगह पर कितने ही हाई पोटेंशियल के चिल्ड्रन होंगे। सिर्फ इसी वजह से कुछ पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका चाइल्ड एक लो लेवल का चैलेंजर है, जिस वजह से वो अपने चाइल्ड को उसी जगह पर अबैंडन कर देते हैं। और पास्ट के अंदर सारी स्ट्रीट्स लो पोटेंशियल अबैंडन्ड चाइल्ड्स की वजह से बढ़ जाती थी। सिर्फ इसी चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल क्रिएट किया कि सभी चिल्ड्रंस सिर्फ 15 साल की उम्र पे पहुंचने के बाद ही अपने पहले असेसमेंट टेस्ट को दे सकते हैं। ये बात सुनते हुए तो यहाँ पर यान भी काफी ज्यादा सरप्राइज में कहने लगता है तो ऐसी बात है। तभी फिर स्टेज पे एक बंदे पे सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंसली आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि आप सभी लोग मुझे देखो। जैसे ही फिर ये पर्सन इस मशीन पे हाथ रखता है, ये मशीन इसका पोटेंशियल सी रैंक में डिटेक्ट करती है और इसका अभी करंट लेवल ई रैंक है। इस चीज को देखते हुए तो सभी लोग बहुत ज्यादा शौक में कहने लगते हैं कि ये तो एक सी रैंक का चैलेंजर है, तो
इसका मतलब अब फाइनली टफ लोगों की बारी आनी स्टार्ट हो गई है। जहां ये बंदा तो स्टेज पर ही खड़े होते हुए एक स्माइल करता है और कहने लगता है कि लगता है फाइनली मेरी बारी भी आ ही गई। मगर तभी पीछे खड़ा हुआ ये एग्जामिनर इसे काफी ज्यादा गुस्से में देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसे ही लगता है तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर पास हो गए। ये बात सुनते ये बंदा इसको कंफ्यूजन में देखते हुए पूछने लगता है कि अब इस सब चीजों का क्या मतलब है। मगर तभी ये एग्जामिनर इसे गुस्से में कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर कंपटीशन के रूल को वायलेट किया है, इसलिए तुम्हें इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये सुनते ये बंदा उससे पूछने लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या नॉनसेंस है। मगर तभी ये एग्जामिनर उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी फेक एज को लेकर यहाँ पर एग्जाम को पास करने की कोशिश करोगे और हमें पता नहीं चलेगा। तभी ये एग्जामिनर सीधा इस सिस्टम की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि इस साल हमने न्यूएस्ट मॉडल की तरफ स्विच कर लिया है, जो कि ना सिर्फ एक चैलेंजर के पोटेंशियल को डिटेक्ट करता है बल्कि इसके साथ साथ उस चैलेंजर की एक्चुअल एज को भी बताता है। जहां ये एग्जामिनर तो कह रहा होता है और तुम्हारी एज यहाँ पर 19 शो हो रही है। ये बात सुनते ही सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। तभी इनमें से बंदा एक कहने लगता है कि ये तो एक सी रैंक चैलेंजर है, मगर 19 साल का होने के बाद भी ई रैंक पर होना ये काफी ज्यादा वीक है। जहां सियाजिन तो इस बात को देखते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल डिटेक्टर है, इसने एक्चुअल के अंदर चैलेंजर की एज को डिटेक्ट कर लिया। जहां पर यान तो यही सोच रहा होता है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बात इंटायरली पॉसिबल हो सकती है कि ये डिटेक्टर मेरी एज को 32 ईयर डिटेक्ट कर ले। जहां स्टेज पर तो दो गार्ड्स आकर इस बंदे को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं, जिसे यहाँ पर ये एग्जामिनर कह रहा होता है कि इस बंदे को उठाओ और हाई स्कूल की ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देना। इस सब चीजों को देखते हुए यान सोचने लगता है कि नहीं, मैं इस जगह पर एक्सपोज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यानशी और बाकी सभी लोग भी मौजूद हैं। मुझे एब्सोल्युटली इस जैसे रिस्क को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। जहाँ यान ये बस सोचते ही जाने लगता है, तभी सियाजिन इसको देखते हुए पूछता है कि क्या तुम यहाँ से जाने लगे हो। मगर तभी यान अचानक पीछे इस रेड हेयर वाले बंदे से टकराता है, जो कि एक इवल स्माइल करते हुए उसे कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम अब इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। नेक्स्ट मोमेंट ये रेड हेयर वाला बंदा एक इवल स्माइल करते हुए यान को कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर अपनी एज के बारे में झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम यहाँ पर एक 20 साल के ओल्ड ब्रोकन चैलेंजर भी हो सकते हो, जो कि एज अ यंग स्टूडेंट इस जगह पर टेस्ट को पास करने की कोशिश कर रहा है। पीछे खड़ा हुआ ये मोटा बंदा भी कहने लगता है कि मुझे तो इसके ओरा को देखते हुए ऐसा ही फील हो रहा था कि ये बंदा एक स्टूडेंट तो नहीं हो सकता। ये सब बातें सुनते हुए तो यान काफी ज्यादा सीरियस होता है, मगर सियाजिन तो पीछे इससे पूछने लगता है कि कहीं ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच तो नहीं। चैप्टर नंबर 9। सियाजिन तो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में यान से पूछ रहा होता है कि क्या ये बात ठीक है, मगर यान तो इसको इग्नोर किए हुए इन दोनों के पास से आराम से गुजरने लगता है। मगर तभी ये रेड हेयर वाला बंदा एक इवल स्माइल करता है और पीछे की तरफ इसको देखते हुए कहने लगता है कि अब तुम किधर जाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से भागना तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ फिर वो यान की तरफ पॉइंट करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि मर्डर की अटेम्प्ट करना या मर्डर करना दोनों सेम ही चार्जेस को कैरी करते हैं। तुम्हें समझ तो आ रही है ना मेरी बात की, और तुम क्या सोच रहे थे कि तुम यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाओगे। ये बात तो काफी ज्यादा बचकाना है। जिसे सुनते हुए यान भी फिर इसकी तरफ देखता है, जहाँ पीछे से बाकी सभी लोग भी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि इन जैसे लोगों को यहाँ पर कोई ना कोई पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, ताकि ये ऐसे थॉट को दोबारा ना अपने दिमाग में ला सके। जहाँ दूसरा बंदा तो यही कह रहा होता है कि बिल्कुल ठीक, चाहे ये स्टेज पर जाए या ना जाए, मगर फिर भी इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऐसा करने के लिए। मगर तभी पीछे से भी कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये बंदा तो काफी ज्यादा शेमलेस है, यहाँ पर अपनी एज को फेक करते हुए जीनियस बनने की कोशिश कर रहा था। जिसके जवाब में दूसरा भी उसे कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी ऑलमोस्ट इसके इस धोखे में फंस गया था। जिसे सुनते हुए यहाँ पर सियाजिन भी काफी ज्यादा गुस्से में पीछे इन दोनों की तरफ देखता है। इतने में ही दो गार्ड्स सीधा यान के पास पहुंचते हैं और अपने कार्ड दिखाते हुए से कहने लगते हैं प्लीज तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा, अपना नाम और इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्टर कराओ ताकि हम लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज को कंडक्ट कर सकें। ये बात सुनते ही यान फिर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए इन्हें कहने लगता है कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही चॉइस बचती है। पीछे से ये रेड हेयर वाला बंदा तो इवल स्माइल करते हुए इसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या ही चॉइस बचेगी। मगर यान तो इसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मेरी चॉइस तो यही है कि अब मैं स्टेज पर जाकर इस टेस्ट को ही कंडक्ट करूं। ये बात सुनते हुए तो सियाजिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, मगर पीछे से लोग तो ये कहने लगते हैं कि क्या ये बंदा किसी तरह का क्रेजी तो नहीं, अगर ये अभी स्टेज पर गया और इसने खुद को टेस्ट करवाने की कोशिश की तो ये अपने आप को और भी ज्यादा ह्यूमिलेट करेगा। जहां फिर यान इन दोनों गार्ड्स को भी ये कहने लगता है कि मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं
मैं अपनी एज को यहाँ पर फेक कर रहा हूँ, तो अगर मैं अभी स्टेज पर जाकर अपने आप को टेस्ट करवाना चाहूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिसे सुनते हुए ये गार्ड्स भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मगर तभी ये टकला गाड़ी से कहने लगता है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ यान फिर टर्न होते हुए सीधा स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है, मगर ये रेड हेयर वाला बंदा तो इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर इस बास्टर्ड के दिमाग के अंदर पता नहीं अब क्या चल रहा है। तभी हमें डिवाइन राइनो स्क्वाड के इन दो बंदों पर सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जहां ये व्हाइट हेयर वाला तो इस पर्पल हेयर वाले से पूछ रहा होता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ, काफी ज्यादा शोर मच रहा है। जिसके जवाब में ये पर्पल हेयर वाला बताने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई कंटेस्टेंट अपनी एज को फेक करने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें इस बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की बात नहीं। नेक्स्ट मोमेंट यान तो स्टेज पर इस मशीन के पास पहुंच जाता है। तभी वो इस डिवाइस की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि मैं इस डिवाइस के लॉजिक को ही समझने की कोशिश कर रहा था। ये डिवाइस आखिर लोगों की एज को कैसे जज कर सकती है, क्योंकि किसी भी पर्सन की प्रिसाइज एज को डिटेक्ट करना एक इजी टास्क नहीं है, क्योंकि ये डिवाइस तो ना ही हमारे ब्लड, ना ही सलाइवा और ना ही फिंगरप्रिंट को यूज कर रही है। तो आखिर इसे इतनी प्रिसाइज एज पता कैसे चल रही है। सिर्फ इसी चीज को सोचते हुए मैं दो पॉसिबिलिटीज पर पहुंचा हूँ। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि जो कंटेस्टेंट पहले यहाँ पर अपनी एज को फेक करने की कोशिश कर रहा था, वो सभी कुछ एक परफॉर्मेंस थी, ताकि हम सब लोग इस बात पे बिलीव कर लें कि ये डिवाइस फेक एज को डिटेक्ट कर सकती है, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर अपनी एज फेक करते हुए अपेयर हुए हैं, वो खुद ही इस जगह को छोड़कर चले जाएं। और दूसरी पॉसिबिलिटी तो यही है, जहां ये सोचते हुए फिर यान इस डिवाइस के ऊपर अपना हाथ रखता है, जहां पर सियाजिन और बाकी सभी लोग भी इसको काफी ज्यादा सीरियसली देख रहे होते हैं। तभी ये रेड हेयर वाला बंदा भी इसको स्मर्क करते हुए देखता है, जहां हमें पता चलता है कि युवांशी और सामो भी इसको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मोमेंट ये डिवाइस इस बात को कंफर्म करती है कि यान की एज अभी 15 ईयर ओल्ड है। इस नोटिफिकेशन के आते ही यहाँ पर सियाजिन तो खुशी से जंप करने लगता है, मगर ये रेड हेयर वाले बंदे की तो आंखें बाहर निकल आती हैं और काफी ज्यादा सरप्राइज में कहने लगता है कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। मगर यहाँ पर यान भी फिर इसको देखते हुए अपनी बात को पूरी करता है कि जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था, यहाँ पर एग्जामिनर के अंदर एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसका प्रोफेशन एक स्पेशल इंस्पेक्टर का हो। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि फियर्स बीस्ट की लेवल, एज और फिजिकल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। सिर्फ इसी एबिलिटी को यूज करते हुए ये लोग हमारी प्रीसाइज एज को डिटेक्ट कर रहे हैं। और इस एबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुम जितना टारगेट के क्लोज होगे, तुम्हें उतनी ज्यादा प्रीसाइज वैल्यू मिलेगी। सिर्फ इसी वजह से मैं इस बात पर पहुंचा हूं कि ये जो बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, जो कि इस जगह पर एग्जाम को करवा रहा है, एक्चुअल में यही सभी कंटेस्टेंट की एज को प्रिसाइजली देख रहा है। और इसके साथ साथ वो रीजन जिस वजह से मैं इस बात पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये बंदा मेरी एज और लेवल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यही था कि मुझे अचानक एक पोशन के बारे में याद आया था, जो कि फियर्स बीस्ट के लेवल और एज को एक शॉर्ट टाइम के लिए कम कर देता है। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि इंस्पेक्टर टाइप के चैलेंजर्स भी इसकी ट्रू एज और लेवल को भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। जहां फिर यान खुद को देखते हुए सोचने लगता है, और जो पोशन उन सभी लोगों ने मुझ पर यूज किया था, मुझे लगता है कि वो उसी की एक टाइप थी। सिर्फ इसी वजह से आज मुझे एक और इम्पोर्टेंट क्लू मिल गया है। नेक्स्ट मोमेंट ये सिस्टम डिटेक्ट करने लगता है कि चैलेंजर का पोटेंशियल SSS रैंक का है। इस चीज को देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगते हैं कि क्या ये बंदा वाकई SSS रैंक का है। जिनमें से कुछ तो ये कहने लगते हैं कि हम तो ऑलमोस्ट एक जीनियस बंदे को यहाँ पर मिस करने वाले थे। जहाँ पर ये रेड हेयर वाले बंदे की भी इसको देखते हुए पूरी तरह फट जाती है। युवांशी भी इसको देखते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज में कहने लगता है कि ये बंदा तो एक SSS रैंक का चैलेंजर है। जहाँ पर सामो तो इसको देखते हुए कहने लगती है कि ये ब्रैड का ओरा तो एक्चुअली मुझे उस बंदे की याद दिला रहा है, जहाँ ये अपने MC के बारे में ही सोच रही होती है। मगर तभी इस डिवाइस में से फिर एक और नोटिफिकेशन की आवाज आती है। तभी हमें पता चलता है कि इस डिवाइस के अंदर एक एरर आ रहा है, जो कि यही बता रहा होता है कि अभी हम चैलेंजर के करंट लेवल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। इस चीज को देखते हुए तो यान भी सोचने लगता है कि क्या ये सब कुछ मेरे उस नो लेवल सिस्टम की वजह से है। पीछे ये इंस्ट्रक्टर जो होता है फिर यही कहने लगता है कि तुम अभी थोड़ा वेट करो, हम बाद में प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के साथ तुम्हारे लेवल को भी डिटेक्ट कर लेंगे। जहां फिर यान इस स्टेज से नीचे उतरने लगता है। पीछे से ये इंस्ट्रक्टर तो यान को जाते हुए देखता है और कहने लगता है कि अब हम सभी लोग इस यंग जीनियस को वार्मेस्ट चीयर से वेलकम करते हैं। तभी ये बंदा ये भी अनाउंस करता है कि टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें एक और चैलेंजर दिखता है जिसका पोटेंशियल रैंक D है और उसका करंट लेवल अभी E है। तभी हमें ये रेड हेयर वाले बंदे का भी रैंक दिखता है, जो कि करंटली D लेवल पर है और इसका पोटेंशियल A रैंक का है। मगर यहाँ पर इस रेड हेयर वाले की तो बुरी तरह लगी हुई होती है। जहाँ इस रेड हेयर वाले के पोटेंशियल को देखते ही पीछे ये येलो हेयर
हेयर वाला कहने लगता है कि ए रैंक का पोटेंशियल ये बंदा तो 15 साल की उम्र में ही डी रैंक पर पहुंच गया, ऐसे लोग कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं होते। तभी ये दूसरा बंदा कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बैड है कि इसने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया। नेक्स्ट मोमेंट एक लड़की स्टेज के ऊपर चढ़ने लगती है। पीछे से ये रेड हेयर वाले के दो चमचे तो इसको नीचे उतरते हुए देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि बिग ब्रदर आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मगर आपका मुंह इतना ज्यादा क्यों उतरा हुआ है। जहां फिर हमें ये लड़की स्टेज की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखती है, जिसको देखते हुए पीछे से ये बंदे तो कहने लगते हैं कि ये लड़की तो देखी देखी लग रही है। तभी ये दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, इसको देखने से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये उस यान हांसुओ की अडॉप्टेड डॉटर है। मैंने तो ये भी सुना था ये एक ऑर्फन थी जिसे उसने अडॉप्ट किया था। जहां यान तो इसको ऊपर स्टेज पर चढ़ते हुए देखता है और सोचने लगता है कि आज तो मुझे काफी सारे फेमिलियर फेसेस दिख रहे हैं। जहां पीछे से ये लड़कियां तो सिर्फ यान की तरफ देख रही होती हैं, मगर यान तो यहाँ सिग्मा बॉय की तरह इनको इग्नोर कर रहा होता है। जहां हमें फिर स्टेज का सीन दिखता है, ये लड़की फिर इस डिवाइस के ऊपर अपने हाथ को रखती है। नेक्स्ट मोमेंट ये डिवाइस इसका करंट लेवल सी डिटेक्ट करती है और पोटेंशियल रैंक SS डिटेक्ट करती है, जिसे देखते हुए तो ये इंस्ट्रक्टर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इस रैंक को देखते हुए तो सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जहां इस बंदे को तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, जो कि यही कह रहा होता है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। पीछे से दूसरा बंदा कहने लगता है कि क्या ये वाकई यान हांसुओ की अडॉप्टेड डॉटर ही है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर यान हांसुओ जेंडर स्वैप करके ही आ गया हो। मगर ये रेड हेयर वाला बंदा तो रोते हुए कहने लगता है कि मॉम मुझे तो घर जाना है। जहां इस लड़की को तो युवांशी भी काफी ज्यादा सीरियसली देख रहा होता है। नेक्स्ट मोमेंट एक और कंटेस्टेंट स्टेज पर आती है जिसका पोटेंशियल ए रैंक का है और उसका करंट लेवल डी रैंक पर होता है। तभी एक ब्लू हेयर वाला बंदा भी स्टेज पर आता है जिसका पोटेंशियल एस रैंक का और करंट लेवल डी रैंक का होता है। तभी हमें सियाजिन स्टेज पर आते हुए दिखता है जिसका करंट लेवल एफ रैंक का है और पोटेंशियल एस रैंक का होता है। मगर तभी सभी लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं कि इसका पोटेंशियल तो एस रैंक का है, मगर 15 साल का होने के बाद भी ये तो सबसे लोएस्ट एफ रैंक पर है। लगता है कि कुछ लोग इस जैसे ट्रैश जिसे सुनते हुए तो सियाजिन भी यहाँ पर काफी ज्यादा अनोय होता है। जहाँ फिर नेक्स्ट मोमेंट ये एग्जामिनर ये कहते हुए इन सभी की तरफ पॉइंट करने लगता है कि इस असेसमेंट के अंदर टोटल 11 लोग ऐसे हैं जो कि या तो ए रैंक पे हैं या तो उनसे अबव हैं, जिनमें से तो 4 एस रैंक और उससे अबव के हैं। इसी के साथ साथ जो टॉप 15 स्टूडेंट होंगे वो इस राइट को गेन करते हैं कि वो किसी भी हाई स्कूल को चूज कर सकते हैं और उन्हें 300K की स्पॉन्सरशिप भी दी जाएगी। तभी हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्टर क्वीन भी दिखता है जो कि एक स्माइल करते हुए इन सभी की तरफ देख रहा होता है और सोचने लगता है कि इस साल का बैच तो काफी अच्छा था। यहाँ पर 4 पोटेंशियल एस रैंक और उससे अबव के हैं, ये इतना बुरा भी नहीं। पीछे ये दोनों गार्ड्स खड़े हुए तो सोच रहे होते हैं कि अब तो हमारी बुरी तरह लगने वाली है, हमने एक गो टायर के बिग शॉट को प्रोवोक कर दिया। ये दोनों गार्ड्स तो वही होते हैं जो पहले आकर यान से ला की बातें कर रहे थे। यहाँ पर सियाजिन तो इन सभी के साथ खड़ा हुआ सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं ही एक अकेला हूँ जो कि इन सभी के सेम वर्ड से बिलोंग नहीं करता। तभी ये एग्जामिनर एक स्माइल करते हुए पीछे की तरफ पॉइंट करता है और कहने लगता है अब सभी लोग मिस्टर युआंशी जो कि डिवाइन डायनासोर कॉर्प्स का कैप्टन है उसे वेलकम करें। ये एग्जामिनर तो इतना कह ही रहा होता है। नेक्स्ट मोमेंट वो ऊपर की तरफ काफी ज्यादा सरप्राइज में देखता है। तभी हमें ऊपर काफी सारे गेट्स दिखने शुरू हो जाते हैं और आपस की बात है भाई ये गेट्स की लुक कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं। चलो फिर स्टोरी की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पर इन गेट्स को देखते हुए तो ये एग्जामिनर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तभी हमें इस गेट में से एक मोस्टर बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये मोस्टर तो ड्रैगन्स हैं। चैप्टर नंबर 10 ये मोस्टर तो इन गेट से बाहर निकलते ही हर तरफ फैल जाते हैं। तभी वो सीधा इन स्टूडेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर क्वीन तो इन मोस्टर को देखते हुए कहने लगता है कि ये तो एस रैंक के सैटर्न डिमोनिक ड्रैगन है। आखिर इन जैसे मोस्टर यहाँ पर अचानक ही कैसे अपेयर हो सकते हैं। जिसे देखते हुए पीछे सभी स्टूडेंट्स तो यहाँ से भागने लगते हैं जो कि चिल्लाते हुए यही कह रहे होते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, ये सभी मोस्टर्स तो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। यान तो इन मोस्टर को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हुए सोचने लगता है कि ये मोस्टर तो स्पेसिफिकली असेसमेंट के खत्म होने के बाद अपेयर हुए हैं। क्या ये यहाँ पर हाई पोटेंशियल यंग स्टूडेंट्स के ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर तभी अचानक ही एक स्फीयर इस मोस्टर के आर पार होता हुआ दिखता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये इंस्ट्रक्टर क्वीन ही है जिसने अपनी जनरल स्किल वेपन रिटर्न को यूज किया है, जिस वजह से अटैक के बाद इसकी वेपन वापस इसी के पास आ जाएगी। जो कि यहाँ पर अपने इस स्फीयर को लिए हुए काफी ज्यादा गुस्से में इन मोस्टर की तरफ ही देख रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है कि मेरा एस रैंक का स्फीयर स्कारलेट ड्रैगन गोल्डन स्केल वो कुछ दिन पहले डंजन के अंदर थोड़ा सा डैमेज हो गया था और अभी भी वो रिपेयरिंग के प्रोसेस के अंदर ही है, तो करंटली मैं उस चीज को यूज नहीं कर सकता। तो मेरे पास इस ए रैंक के स्फीयर को यूज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। जहां हमें एक
नोटिफिकेशन के अंदर इस स्फीयर का नाम भी पता चलता है। ये ए रैंक का स्फीयर है जिसका नाम ब्लू क्रिस्टल शाइनिंग ब्लेड है। जहां फिर इंस्ट्रक्टर क्वीन पीछे दो गार्ड्स को देखते हुए कहने लगता है कि तुम बाकी सभी बी रैंक के डिमोनिक ड्रैगन के साथ डील करो और एस रैंक को सिर्फ मुझ पर छोड़ दो। जिसके जवाब में ये बंदा कहता है ठीक है हम समझ गए। तभी इंस्ट्रक्टर क्वीन आगे की तरफ जल्दी से बढ़ने लगता है जहां वो यही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अब इम्पेशेंट नहीं होना। अगर मेरा मेथड प्रॉपर होगा तो मैं इस ए रैंक के वेपन के साथ एस रैंक के मॉन्स्टर को भी मार सकता हूँ। और वैसे भी मुझे सैटर्न डिमोनिक ड्रैगन की वीकनेस के बारे में पता है। मगर नेक्स्ट मोमेंट युवांशी दिखता है जो कि सामो को कह रहा होता है कि जल्दी से उस चीज को एग्जीक्यूट करो। जिसके जवाब में सामो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। नेक्स्ट मोमेंट सामो आगे की तरफ बढ़ने लगती है जहां वो अपनी वेपन को चुपके से बाहर निकालती है और एक तरफ पॉइंट करते हुए शूट कर देती है। तभी ये बुलेट आगे की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक ही एक इंजेक्शन की शक्ल ले लेती है जहां हमें पता चलता है कि ये इंजेक्शन फिर सीधा इंस्ट्रक्टर क्वीन को ही जाकर लगता है जो कि इस वजह से काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। नेक्स्ट मोमेंट वो इसके फोर्स की वजह से ठप्पे खाता हुआ पीछे जाकर गिर पड़ता है जहां इसके हाथ से उसका वो स्पीयर भी छूट जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है जहां फिर वो इस नीडल को बाहर निकालते हुए सोचने लगता है कि क्या ये वही ड्रग है जो कि रैपिडली फिजिकल फंक्शन को कम कर देता है। तभी सोचने लगता है कि आखिर ये मेरे ऊपर पीछे से कौन शूट कर सकता है। तो इसका मतलब ये सब कुछ किसी ने स्टार्टिंग से ही प्लान करके रखा था। जहां हमें इन ड्रैगन्स के ऊपर भी सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है जो कि इधर उधर बिल्डिंग्स के ऊपर अपने फायर ब्लास्ट कर रहे होते हैं जिस वजह से हर तरफ काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच गई होती है। तभी हमें कुछ गार्ड्स दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगते हैं कि ये डिमोनिक ड्रैगन की फायर पावर तो काफी ज्यादा ऑफेंसिव है, हमें इनको रोकने का कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा। तभी साथ खड़ी हुई लड़की भी कहने लगती है मगर हमारे पास एरियल कॉम्बैट के लिए यहाँ पर इतने ज्यादा आर्चर्स नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर पैसिवली काउंटर अटैक कर सकते हैं। तभी हमें यान एक तरफ बढ़ता हुआ दिखता है जो कि इस क्राउड के बिल्कुल ऑपोजिट ही होता है जहां इंस्ट्रक्टर क्वीन तो फिर सामने की तरफ काफी ज्यादा सरप्राइज में देखता है। तभी इसे पता चलता है कि ये यान ही होता है जो कि सामने इसकी तरफ बैठा हुआ होता है जहां इंस्ट्रक्टर क्वीन तो इसे कहने लगता है कि ये तो तुम ही हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। मगर यान तो नीचे की तरफ बैठते हुए इंस्ट्रक्टर के स्फीयर को ही पकड़ लेता है। तभी इसका नो लेवल सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट वो इस स्फीयर को उठाते हुए इंस्ट्रक्टर क्वीन को कहने लगता है कि मुझे ये स्फीयर यूज करना थोड़ा सा भूल गया है, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर इस स्फीयर को यूज कैसे करते हैं। जहां ये कहते ही उसका नो लेवल सिस्टम की एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाती है। इस चीज को देखते हुए तो इंस्ट्रक्टर क्वीन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि इसने एक ए रैंक के वेपन को उठा लिया। मगर तभी यान सामने की तरफ से एक ड्रैगन को देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगे अब कि इस स्फीयर को यूज कैसे करते हैं। जहां पीछे से डिवाइन डायनासोर स्कोप के बंदे भी यान को इस स्फीयर उठाते हुए देख लेते हैं। इस चीज को देखते तो युवांशी भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी ये साइथ वाला बंदा तो अपना सर पकड़ते हुए कहने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ये व्हाइट हेयर वाला भी काफी ज्यादा सरप्राइज में से कहने लगता है कि इसने एक ए रैंक के वेपन को कैसे उठा लिया, यहाँ पर जरूर किसी तरह का मजाक ही चल रहा है। सामो तो इस चीज को देखते काफी ज्यादा सरप्राइज में कहने लगती है यान हांसो भी अपनी 15 साल की एज के अंदर सिर्फ सी रैंक की वेपन को ही उठा सकता था, मगर इसने ए रैंक की वेपन को उठा लिया, क्या ये चीज पॉसिबल भी है। जहां ये साइथ वाला बंदा तो अभी भी कह रहा होता है कि इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर जरूर इसने किसी तरह की ट्रिक को यूज किया होगा। जहां हमें फिर सियाजिन भी दिखता है जो कि यान को एक ए रैंक वेपन उठाते हुए देखता है और कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये चीज वाकई पॉसिबल भी है। पीछे ये येलो हेयर वाली लड़की तो काफी ज्यादा शौक में कहने लगती है कि मुझे यान हांसुओ के उस रिकॉर्ड के बारे में याद है कि उसने ए रैंक की वेपन को 19 साल की उम्र में उठाया था, मगर इस लड़के ने तो यहाँ पर उसके इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। जहाँ हमें ये रेड हेयर वाला बंदा भी दिखता है जिसकी यान को देखते हुए बुरी तरह फट गई होती है। तभी पीछे खड़ा हुआ इसका चमचा तो यही कहने लगता है कि बॉस क्या हमने यहाँ पर किसी गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया। तभी इसके साथ दूसरा चमचा कहने लगता है कि क्या ऐसी चीज एक ह्यूमन कर भी सकता है, ये बात तो पूरी इम्पॉसिबल है। जहाँ पीछे कुछ लोग खड़े हुए भी इस चीज को काफी ज्यादा सरप्राइज में देख रहे होते हैं। तभी यान इंस्ट्रक्टर क्वीन से पूछने लगता है क्या आप इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि इस स्फीयर को कैसे यूज करना है कि नहीं। ये बात पूछते हुए तो यान इस स्फीयर के ऊपर किसी लिक्विड जैसी चीज को भी डाल रहा होता है, मगर इंस्ट्रक्टर क्वीन तो पीछे से कहने लगता है कि चाहे तुम इस चीज को उठा सकते हो और स्विंग कर सकते हो, मगर एक्यूरेसी वो ट्रेनिंग के बगैर इम्पॉसिबल है। ये बात सुनते ही यान काफी ज्यादा गुस्से में पीछे की तरफ देखता है और इंस्ट्रक्टर को कहने लगता है कि मुझे वो बात नहीं सुननी जो मैंने नहीं पूछी, बस मुझे इतना बताओ कि इस स्फीयर को यूज करने की टेक्निक क्या है। जिसको सुनते हुए तो इंस्ट्रक्टर क्वीन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, जहां फिर वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अपनी फुटिंग को शिफ्ट
करते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज करना है। इसी के साथ ही स्फीयर को साइड तरफ करते हुए होल्ड करो और फिर अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हुए इस स्फीयर को एक बो की तरह ड्रा करो। ये बात सुनते ही यान तो फिर अपनी फुटिंग को पीछे की तरफ करता है, मगर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर क्वीन तो उसे अभी भी बता रहा होता है कि इसके बाद तुम्हें अपने इस स्फीयर को होल्ड करते हुए अपने बाजू से 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर इस स्फीयर की हैंड होल्डिंग को तुम्हें अपने सार के पीछे तक ले जाना है। और अगर तुम ज्यादा एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहते हो तो इस स्फीयर को अपनी राइट लाइन ऑफ साइट के जितना क्लोज हो सके उतना रखना। जहां यान तो इस इंस्ट्रक्टर की इन बातों पर वर्क करते हुए सीधा उसी पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट मोमेंट वो अपने अंदर काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करते हुए इस स्फीयर के अंदर डालने लगता है। तब ये इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए यान को कहता है कि बस अब तुम्हें इस चीज को फुल कन्विक्शन के साथ स्विंग करना है। जहां उसकी बात सुनते ही यान फिर एक सांस अंदर की तरफ लेता है, तभी वो इस स्फीयर को अपनी फुल फोर्स के साथ सामने की तरफ स्विंग कर देता है। जहां ये स्फीयर तो बड़ी जल्दी से सीधा इस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है, तभी ये स्फीयर सीधा इस ड्रैगन के गले के अंदर बचता है, जिस वजह से यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और इस ड्रैगन का काम यहीं पर ही तमाम हो जाता है। तभी इस ड्रैगन के पार्ट्स सीधा जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। जहां यान और इंस्ट्रक्टर क्वीन तो इसको नीचे गिरते हुए देख रहे होते हैं, तभी यान सोचने लगता है कि एक एस रैंक, डबल एस और ट्रिपल एस रैंक के डिमोनिक ड्रैगन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस उनकी फायर पावर के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर भी होता है। जहां नेक्स्ट मोमेंट यान तो फिर ये कहने लगता है सिर्फ इसी वजह से तुम्हें इस ड्रैगन के फ्लेम कन्वर्जन पॉइंट पर एम करना होगा, जो कि इसकी नेक के ऊपर होता है। इस पॉइंट पर थोड़ी सी एक्सेलरेंट को इंजेक्ट करने से तुम इन ड्रैगन्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये कैन जो कि यान ने उस फेयर पर डाली होती है वो एक स्पेशल टाइप की गैसोलीन होती है, जो कि ईथर और दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर बनी होती है। और जैसे ही ये गैसोलीन थोड़ी सी एक्सेलरेंट होती है तो ये बहुत जल्दी एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम को डेटोनेट कर देती है। जहां इसकी इंफॉर्मेशन में ये भी बताया जा रहा होता है कि ये बी से एस रैंक के डंजन के अंदर ड्रॉप होती है। जहां यान तो फिर पीछे की तरफ टर्न होते हुए इंस्ट्रक्टर क्वीन को बताने लगता है कि ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि एक सर्टेन चैलेंजर फायर ब्रीदिंग ड्रैगन को मारने के लिए यूज कर सकता है। इसी के साथ ही करते हैं इस मानवा सीरीज के इस पार्ट को एंड। अगर तो तुम लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल